हम्म, ठीक है। देखो बोल रहा है टॉप एंड टॉप लिमिटेड हैज सेट अप इट्स बिजनेस इन डेजिग्नेटेड बैकवर्ड एरिया। बैकवर्ड एरिया में ये जो कंपनी है ये अपना बिजनेस सेटअप करना चाहती है, विच आर एंटाइटल्स द कंपनी टू रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सब्सिडी ऑफ 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्योंकि ये बैकवर्ड एरिया में फैक्ट्री लगा रही है तो इसीलिए इंडिया में मतलब जो गवर्नमेंट है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत का जो सरकार है, उसके तरफ से इनको सब्सिडी मिल रहा है 20%। किस लिए, मतलब किस बेसिस पे मिल रहा है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब जितना इनके बिजनेस का इन्वेस्टमेंट होगा उसका 20% जो है गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। मतलब अगर 100 रुपए का खर्चा होगा तो 20 रुपीज गवर्नमेंट से आ जाएगा, बाकी 80 इनको लगाना पड़ेगा। फॉर विच नो रिपेमेंट वॉज ऑर्डिनरीली एक्सपेक्टेड, इसके लिए कोई रिपेमेंट नहीं करना पड़ेगा। अब ये वाला लैंग्वेज देखो, तुम लोग को समझ जाना चाहिए। नो रिपेमेंट का मतलब बोल रहा है कि यहाँ पर एक्चुअली ये प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन हुआ है ना, क्योंकि बिजनेस शुरू होने के पहले ही अगर हमें सब्सिडी का पैसा यूज करने को दिया जाता है इन्वेस्टमेंट के तौर पे, तो हम लोग उसे बोलते हैं प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। देखो मैंने तुम लोग के लिए ये एएस का पहले दिन वाला जो मैंने लिखवाया था वो यहाँ पर तुम लोग को दिखाई। ये देखो प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पे बिजनेस शुरू होने के पहले अगर हमें ग्रांट मिलता है और इसके लिए हमें कोई रीपेमेंट नहीं करना पड़ता है, मतलब प्रोमोटर का कंट्रीब्यूशन के लिए प्रोमोटर को नॉर्मली शेयर होल्डिंग दिया जाता है कंपनी के तरफ से, लेकिन इन गवर्नमेंट को इसके लिए कोई किसी तरीके का जो है रीपेमेंट यानी कि कोई शेयर इशू करने का जरूरत नहीं होता है। जब ये पॉइंट हम लोग डिटेल्स में पढ़े थे तो वहां पर ये ही एक स्पेसिफिकली पॉइंट था कि जो हमें याद रखना था कि इसके लिए कोई ऑर्डिनरीली रीपेमेंट यानी शेयर इशू करना पड़ेगा या उसके बेसिस में डिविडेंड देना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोर ओवर देयर वॉज नो कंडीशन दैट द कंपनी शुड परचेज एनी स्पेसिफिक एसेट फॉर दिस सब्सिडी। और इसके अलावा भी यहाँ पर बोल रहा है ऐसा कोई कंडीशन भी नहीं है कि उस पैसे से कंपनी जो है कोई एसेट खरीद ले, स्पेसिफिक एसेट खरीद ले, क्योंकि वो स्पेसिफिक एसेट के लिए दिया नहीं है, क्योंकि एस 12 में स्पेसिफिक एसेट का अलग प्रोसेस बताया गया है। अगर बिजनेस शुरू के पहले मिलता है तो उसे प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन ही माना जाता है। Having fulfilled all the condition under the scheme, the company on its investment of 50 crore in the capital asset received 10 crore from the government in Jan 2022, accounting period being 2001-2002। बोल रहा है क्योंकि कंपनी टॉप एंड टॉप लिमिटेड ने सारे कंडीशंस फुलफिल किए थे स्कीम के अंडर, जिस स्कीम का सारा कंडीशन फुलफिल करने से इसको गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलता, वो सारा कंडीशन इसने फुलफिल किया और 50 करोड़ का इसका इन्वेस्टमेंट था बिजनेस का। ठीक है, तो इसको सब्सिडी कितना मिलना चाहिए? बोल रहा है 20% मिलना चाहिए। तो 20% मतलब कितना? 10 करोड़, क्योंकि यहाँ तो पहले ही बोला ना, गवर्नमेंट ने बोला है कि हम लोग कितना सब्सिडी देंगे, 20%। तो ये देखो बोल रहा है कि 10 करोड़ सब्सिडी मिला है गवर्नमेंट से, और ये जैन के मंथ में मिला, और इनका अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है इस तरीके से। द कंपनी वांट्स टू ट्रीट दिस रिसिप्ट एज एन आइटम ऑफ रेवेन्यू। कंपनी चाहती है कि इसे रेवेन्यू की तरह ट्रीट करे, मतलब इनकम दिखा दे। आइटम ऑफ रेवेन्यू का मतलब क्या हो गया? रेवेन्यू इनकम या एक्सपेंस हो सकता है। तो ये तो पैसा मिल रहा है, तो बोले कंपनी बोले हम इसे रेवेन्यू इनकम दिखा देंगे, देयर बाय रिड्यूस द लॉसेस ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। बोल रहे हैं हम इनकम दिखा देंगे और इससे क्या होगा पीएल में, क्योंकि हम इनकम दिखाएंगे मेरा एक्सपेंसेस या लॉसेस जो है वो कम हो जाएगा। हम लोग को बोल रहा है सॉरी, देखो बोल रहा है कीपिंग इन व्यू द रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस पॉइंट को रिलेट करता है, हमें पता है एस 12, डिस्कस वेदर दिस एक्शन जस्टिफाइड और नॉट। क्या ये एक्शन जस्टिफाइड है या नहीं है ये हमें बताना है। तो ऑब्वियसली ये एक्शन जस्टिफाइड नहीं है। ये लोग अगर प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन की तरह इनका सब्सिडी ट्रीट हो रहा है, जो कि पढ़ने से ही पता चल रहा है कि इन्वेस्टमेंट शुरू होते ही गवर्नमेंट से इन्हें 20% सब्सिडी मिल जाएगा इन्वेस्टमेंट के ऊपर, अगर ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई करती है, जो कि ये कर चुकी है, लेकिन पैसा भी इनको मिल चुका है। बोल रहे हैं कि अब इस पैसे को हम लोग पीएल में दिखाएंगे, ऐसा ये लोग नहीं कर सकता है। अगर हमें प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन के लिए ग्रांट मिल रहा है, ठीक है, प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन, तो हमें उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा, और ये जो हमारा कंट्रीब्यूशन रिसिप्ट होता है इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कभी भी यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, वही चीज बोलेगा, अपने हिसाब से लिखा हुआ है। देखो बोल रहा है एज पर
पैरा 10 ऑफ AS12, मतलब AS12 में जो पैरा नंबर 10 है वहां पर इस बात का डिटेल्स लिखा है। अगर तुम लोग को पैरा नहीं भी याद रहता है कोई बात नहीं, तुम लोग एस का नाम जो है और उसका जो नंबर है वो सही तुम लोग को देना चाहिए, ठीक है। तो देखो बोल रहा है AS12 accounting for government grant where the government grant are of the nature of promoters contribution, that is they are given with reference to the total investment in an undertaking or by way of contribution towards its total capital outlay, for example central investment subsidy scheme, and no repayment is ordinarily expected in respect thereof. The grant are treated as capital reserve which can be neither distributed as dividend nor considered as deferred income. ये पूरा प्रोविजंस बताए जिसको मैंने ये छोटे से पॉइंट में तुम लोग को लिखवाया है, इन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल्स दे दिया है। बोल रहा है कि AS12 में पैरा 10 में जो कि अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट को डील करता है AS12, वहां पर क्या लिखा हुआ है, वेयर द गवर्नमेंट ग्रांट आर ऑफ द नेचर ऑफ प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। अगर गवर्नमेंट ग्रांट हमें इन द नेचर ऑफ प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन मिलता है, इसका मतलब क्या है, दैट इज दे आर गिवन विथ रेफरेंस टू द टोटल इन्वेस्टमेंट इन एन अंडरटेकिंग, ठीक है। कोई भी बिजनेस अगर अपना पहले बार बिजनेस एस्टेब्लिश कर रहा है या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहा है बिजनेस में, तो स्टार्टिंग में उससे जो ग्रांट मिलेगा, देखो क्या लिखा हुआ है, और बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इस टोटल कैपिटल आउटले, ठीक है। बोल रहा है टोटल इन्वेस्टमेंट या टोटल कैपिटल आउटले जो है इसके लिए जो कंट्रीब्यूशन इनको मिलेगा, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सेंट्रल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम के अंडर ऐसा हमें जो है सब्सिडी मिलता है, एंड नो रिपेमेंट, और हमें जो सब्सिडी मिलेगा इसके लिए हमें रिटर्न में कुछ नहीं देना पड़ेगा। नो रिपेमेंट इन ऑर्डिनरीली एक्सपेक्टेड इन रिस्पेक्ट देयरऑफ, क्योंकि नॉर्मली प्रोमोटर्स को, क्योंकि ये प्रोमोटर की तरह ट्रीट होता है, प्रोमोटर को हमें कंपनी का शेयर देना पड़ता है, जो कि यहाँ पर हमें गवर्नमेंट को कंपनी का कोई शेयर देने का जरूरत नहीं है। द ग्रांट आर ट्रीटेड एज कैपिटल रिजर्व, और ऐसे ग्रांट को हम लोग कैपिटल रिजर्व की तरह ट्रीट करेंगे, और इसको हम लोग कभी भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट के काम में ले नहीं सकते, ना तो इसे हम लोग डेफर्ड इनकम दिखा सकते हैं, ठीक है। ये सब डिटेल्स मैंने तुम लोग को बता दिया था कि क्यों नहीं दिखा सकते हैं, ऐसे डेफर्ड इनकम दिखाने से क्या होगा, ठीक है, क्यों नहीं दिखा सकते, ये सब डिटेल्स बोला था। लेकिन तुम लोग को जब लिखना है तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पर क्या बोला है, इन द गिवन केस द सब्सिडी रिसीप्ट इज नाइदर, देखो क्या बोल रहा है, इज नाइदर इन रिलेशन टू ए स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट नॉर इन रिलेशन टू ए रेवेन्यू। अभी हमें जो सब्सिडी मिला है, क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है, ना तो ये कोई फिक्स्ड एसेट परचेज करने के लिए मिला है, ना तो कोई रेवेन्यू एक्सपेंस या इनकम है। Thus, it is inappropriate to recognize government grant in the profit and loss statement. ये लोग बोल रहे हैं ना हम लोग PL में दिखा देंगे, तो बोल रहे हैं कि ये inappropriate होगा, गलत होगा, ये सही नहीं होगा, इसको हम लोग PL में अगर दिखाते हैं, since they are not earned but represent an incentive provided by the government without related cost। बोल रहा है ये क्या है, ये कोई अर्निंग नहीं है कि रेवेन्यू में दिखा दोगे। रेवेन्यू में क्या दिखा सकते हैं, जो मेरा डे टू डे का इनकम या डे टू डे का एक्सपेंस है, उसे हम लोग रेवेन्यू इनकम या एक्सपेंस बोलते हैं। बोल रहा है ये क्या हम लोगों ने अर्न किया है, नहीं, हम लोगों ने कुछ स्पेसिफिक कंडीशन फुलफिल किया है, तो गवर्नमेंट की तरफ से हमें क्या मिल रहा है, इंसेंटिव यानी कि ग्रांट विदाउट रिलेटेड कॉस्ट, इसके लिए हमें कुछ पे नहीं करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। द करेक्ट ट्रीटमेंट क्या है, इज टू क्रेडिट द सब्सिडी टू कैपिटल रिजर्व, हमें क्या करना पड़ेगा, जो सब्सिडी मिलेगा वो कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट करना पड़ेगा। Therefore, the accounting treatment desired by the company is not proper, क्योंकि कंपनी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं कर रही है, तो कंपनी ने जो भी किया है वो गलत किया है, ठीक है। ये हो गया देखो हम लोग का इलास्ट्रेशन, एक सेकेंड, ये हम लोग का हो गया इलास्ट्रेशन 5, ठीक है। इलास्ट्रेशन 5 हम लोग का बन गया। अब हम लोग इलास्ट्रेशन 6 देखते हैं। देखो ये भी थियोरिटिकली है। देखो क्या बोला है, हाउ वुड यू ट्रीट द फॉलोइंग इन द अकाउंट इन अकॉर्डेंस विद AS12। AS12 के रिगार्डिंग हम लोग इसका कैसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि 35 लाख रिसीव फ्रॉम द लोकल अथॉरिटी फॉर प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटी टू द एम्प्लॉइज। अब ये मेडिकल फैसिलिटी टू द एम्प्लॉइज मतलब ये चार में से कौन से टाइप का ग्रांट हो गया, मेडिकल फैसिलिटी अगर एम्प्लॉय को प्रोवाइड करना चाहते हैं उसके लिए गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया है, तो रिलेटेड टू स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट है, रिलेटेड टू रेवेन्यू है, प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन है, नॉन मॉनिटरी गवर्नमेंट ग्रांट है, कौन सा है, बोलो बोलो कौन सा है। मैम ये इनकम मतलब जो 35 लाख जो लोकल अथॉरिटी को दिया गया है मेडिकल फैसिलिटीज के लिए एम्प्लॉइज के लिए, तो वो आपका ये रेवेन्यू के लिए दिया गया है। हाँ, रिलेटेड टू ये वाला पॉइंट है ना, रिलेटेड टू, यस मैम,
रेवेन्यू। हाँ, अब हम लोग को इसी पॉइंट को अपने हिसाब से लिखना है, ठीक है। ये रिलेटेड टू रेवेन्यू होगा। अब देख लेंगे कैसे लिखा है, और सेकंड वाला भी पूछ लेते हैं। 100 lakh received as subsidy from central government for setting up a unit in notified backward area। नया नया बिजनेस बना रहे हैं बैकवर्ड एरिया में, तो गवर्नमेंट ने सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हम लोग को सब्सिडी दिया है। दिस सब्सिडी इज इन नेचर ऑफ प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। ये तो बता ही दिया है कि ये नेचर ऑफ प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन है। क्या इन्होंने ये सही बोला है कि अगर 100 लाख हमें सब्सिडी रिसीव हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से बैकवर्ड एरिया में बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए, तो ये प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन है? बोलो, ये ट्रीटमेंट सही है कि गलत है? पॉइंट 2 सही बोल रहा है क्वेश्चन, सही सही है। बोल रहा है कि एरिया में वो प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन का नेचर है। हाँ, ठीक बोला है कि अगर बिजनेस को जब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तब अगर हमें गवर्नमेंट के तरफ से सब्सिडी मिल रहा है। नॉर्मली गवर्नमेंट तभी देती है जब कोई बैकवर्ड एरिया में करता है, ठीक है। नॉर्मल एरिया में बैकवर्ड एरिया में करने से क्या होता है, उस जगह का जो है इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छा होता है, नॉर्मली लोग करना नहीं चाहते हैं, तो गवर्नमेंट इस चीज को क्या करती है, मतलब क्या बोले, मतलब प्रोत्साहन देती है कि ठीक है हम लोग आपको हेल्प करेंगे, आप अगर बैकवर्ड एरिया में लगा रहे हो। तो यहाँ पर देखो दोनों इन्होंने ट्रीटमेंट सही किया है। हम लोग को आंसर क्या देना है, AS12 में इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो 35 लाख जो हमें मेडिकल फैसिलिटी मिला है एम्प्लॉइज लोगों के लिए, उसे हमें रेवेन्यू का ट्रीटमेंट दिखाना पड़ेगा। ये देखो क्या लिखा है, 35 लाख रिसीव्ड फ्रॉम द लोकल अथॉरिटी फॉर प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटी टू द एम्प्लॉइज। देखो लोकल अथॉरिटी भी हमारा गवर्नमेंट में आता है। अगर तुम लोग को याद है, जब हम लोगों ने एकदम ये वाला जो स्टार्ट ही किया था, ये देखो गवर्नमेंट का मतलब, ये देखो गवर्नमेंट का मतलब होता है CG SG, गवर्नमेंट एजेंसी, सिमिलर बॉडीज, वेदर लोकल, ठीक है, वेदर लोकल इंटरनेशनल या नेशनल। इसीलिए लोकल अथॉरिटी से भी अगर हमें ग्रांट मिलता है तो वो हमारा AS12 कवर कर लेता है। इज ए ग्रांट रिसीव्ड इन नेचर ऑफ रेवेन्यू ग्रांट। पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये जो हमारा 4 टाइप्स ऑफ ग्रांट है इसमें से कौन से टाइप में ही आ रहा है। तो अगर हम लोग डे टू डे बेसिस पे मेडिकल फैसिलिटी के लिए खर्चा कर रहे हैं तो ये हम लोग का रेवेन्यू ग्रांट हो गया। सच ग्रांट्स आर जनरली प्रेजेंटेड एज क्रेडिट इन द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आइदर सेपरेटली और अंडर जनरल हेडिंग सच एज अदर इनकम, ऑल्टरनेटिवली 35 लाख में भी डिडक्ट। देखो इसका मैंने तुम लोग को 2 ट्रीटमेंट बताया था। अगर हमें रेवेन्यू ग्रांट मिल रहा है तो हमें उसको 2 तरीके से प्रेजेंटेशन करने का मौका मिलता है। या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब PL के बाई साइड में अगर तुम लोग देखोगे, मैंने जो एग्जांपल लिखवाया था, इधर हम लोग इनकम बोल के दिखा देंगे, इधर हम लोग एक्सपेंस बोल के दिखा देंगे। या फिर यहाँ पर हम लोग एक्सपेंस से जितना हम लोग का राइट ऑफ हो रहा है उतना ग्रांट से वो हम लोग माइनस करके दिखाएंगे। तो वही बोला है, ये देखो हम दिखाते हैं मैंने क्या लिखवाया था, अगर यहाँ मिल जाएगा तो दिखाते हैं। ये तो सब एसेट का ही था, रिफंड एसेट, एसेट मुझे नहीं लगता यहाँ पर नहीं है, चलो इसी में है, इसमें चलो इसमें दिखाते हैं। ये देखो रेवेन्यू मिलने से या तो एक्सपेंस इधर दिखा दो, इनकम इधर दिखा दो, या फिर रेस्पेक्टिव एक्सपेंस से इनकम को लेस करके दिखा सकते हैं। वही चीज तुम लोगों को लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा और कुछ नहीं। देखो क्या बोला है, सच ग्रांट्स आर जनरली प्रेजेंटेड एज क्रेडिट इन द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ये देखो क्रेडिट इन द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ठीक है, आइदर सेपरेटली या तो अलग से दिखा सकते हैं, और अंडर ए जनरल हेडिंग सच एज अदर इनकम। हम लोग इसको बाई अदर इनकम बोल के लिख के फिर गवर्नमेंट ग्रांट बोल के भी दिखा सकते हैं, या बाई गवर्नमेंट ग्रांट बोल के भी दिखा सकते हैं, ठीक है। 35 लाख ऐसे दिखा सकते हैं ऑल्टरनेटिवली, या फिर दूसरा भी एक ऑप्शन है 35 लाख में बी डिडक्टेड इन रिपोर्टिंग द रिलेटेड एक्सपेंसेस दैट इज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, या फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस से हमें इसको लेस करके दिखाना पड़ेगा। तो जो मैंने समझाया उसी को तुम लोग को इंग्लिश में अच्छे तरीके से लिखना है बस, ठीक है। और ये देखो तुम लोग अपना जो लैंग्वेज लिखने का जितना भी ठीक रखोगे, जितना आसान रखना है, ज्यादा टफ नहीं करना है और सही तरीके से लिखना है। और यहाँ पर देखो प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन मिला है तो ये पैसा हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना चाहिए। देखो क्या बोला है, एज पर AS12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट वेयर द गवर्नमेंट ग्रांट आर इन नेचर ऑफ प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन दैट इज दे आर गिवन विथ रेफरेंस टू द टोटल इन्वेस्टमेंट इन एन अंडरटेकिंग or by way of contribution towards his total capital outlay and no repayment is ordinarily expected in respect thereof, the grant are treated as capital reserve which can be neither distributed as dividend nor considered as deferred income। देखो यही पॉइंट हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं ना, तो इसी को देखो पूरा लाइन बाय लाइन लिख दिया। तुम लोग भी ऐसे लिख सकते हो। बोल रहा है कि पहले लिख दो AS12 का पूरा नाम, मतलब किस रेस्पेक्ट में, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट वेयर द गवर्नमेंट ग्रांट आर इन द नेचर ऑफ प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। अगर प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन के
नेचर में हमें मिल रहा है, दैट इज, जिसका मतलब दे आर गिवन विद रेफरेंस टू द टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग हमें मिलेगा, किसी भी अंडरटेकिंग को मिलेगा, या फिर बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इस टोटल कैपिटल आउटले। इसका दो लैंग्वेज यूज किया है, एक लैंग्वेज टोटल इन्वेस्टमेंट, एक लैंग्वेज टोटल कैपिटल आउटले। देखो यही सबसे तुम लोग का आंसर स्ट्रॉन्ग बनेगा, ये सब कीवर्ड्स है। एक बार लिख रहा है टोटल इन्वेस्टमेंट और एक बार लिख रहा है टोटल कैपिटल आउटले। तो ये सब पॉइंट तुम लोग को ध्यान में रखना चाहिए कि लैंग्वेज जब यूज करेंगे तो ऐसा यूज करेंगे। एंड नो रीपेमेंट इज ऑर्डिनरीली एक्सपेक्टेड, नॉर्मली कुछ रीपेमेंट इसके लिए नहीं करना पड़ेगा। इन रेस्पेक्ट देयर ऑफ द ग्रांट आर ट्रीटेड एज कैपिटल रिजर्व, और ऐसे ग्रांट को हम लोग कैपिटल रिजर्व ट्रीट करते हैं, और इसको ना तो हम लोग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के काम पे लगाते हैं, ना तो इसको डेफर्ड इनकम ट्रीट करते हैं। और इन दिस गिवन केस द सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सेटिंग अप ए यूनिट in a notified backward area is neither in relation to specific fixed asset nor relation to revenue। ना तो ये रेवेन्यू के लिए दिया गया था, ना तो ये कोई फिक्स्ड एसेट परचेज करने के लिए दिया गया था, तो इसको हमें कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट करना पड़ेगा। दस अमाउंट 100 लाख शुड बी क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। अब देखो अगर तुम लोग लिखोगे ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, उससे बेटर होता है अगर लिखोगे क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व, क्योंकि ट्रांसफर में तो डेबिट क्रेडिट क्या होगा, अगर तुम लोग लिखते हो क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व तो वो और भी क्लियरली आंसर होता है। ठीक है, अब आंसर जितने अच्छे से लिख पाओगे उतना, मतलब ठीक ठीक वर्ड और ठीक ठीक तरीके से उसका प्रेजेंटेशन होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा लिखना पड़ेगा ऐसा बात नहीं है, लेकिन सही लिखना चाहिए। सही मतलब लैंग्वेज भी हमारा ऐसा हो कि पूरा क्लैरिटी रहे। जैसे देखो क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व, मतलब कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट होगा। अब एंट्री दिखाने का भी जरूरत नहीं है यहाँ पर, जब हम लोग लैंग्वेज में ही क्रेडिट यूज कर लेते हैं। नहीं तो तुम लोग चाहो तो लिख भी सकते हो कि बैंक टू कैपिटल रिजर्व, यानी दैट इज ट्रांसफर टू कैपिटल, दैट इज द जर्नल एंट्री, ऐसे बोल के भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसे लिखोगे तो और भी अच्छा होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग का ये वाला क्वेश्चन भी मैंने तुम लोग को एक बार बता दिया, और हमारा बच रहा है बस एमसीक्यूज, उसके बाद हम लोग नया वाला ये स्टार्ट करेंगे। नहीं अच्छा इलास्ट्रेशन 11 भी बाकी है, चलो 11 भी बता देते हैं। ये वाला देखो क्या बोला है, एक्स कंपनी एक्स रन ए चैरिटेबल हॉस्पिटल, इट इनकर सैलरी ऑफ डॉक्टर स्टाफ एटसेट्रा टू द एक्सटेंट ऑफ 30 लाख पर एनम। तो इन्होंने क्या किया है, 30 लाख पर एनम का जो है इनका खर्चा आता है। चैरिटेबल हॉस्पिटल है लेकिन जो सैलरी देना पड़ता है डॉक्टर स्टाफ को वो 30 लाख लेता है। एज ए सपोर्ट द लोकल गवर्नमेंट ने क्या किया है, सपोर्ट करने के लिए लमसम अमाउंट में इनको 90 लाख पे कर दिया है, ताकि ये अपना सैलरी का खर्चा दे पाए नेक्स्ट 5 years के लिए। ठीक है, एट द स्टार्ट ऑफ 4th year कंपनी एक्स अनेबल टू मीट द कंडीशन अटैच्ड टू द ग्रांट। बोल रहा है ग्रांट जिस बेसिस पे मिला था वो कंडीशन इन्होंने फुलफिल नहीं किया, नहीं करने से गवर्नमेंट रिफंड मांगेगी। इज रिक्वायर्ड टू रिफंड द एंटायर ग्रांट ऑफ 90 लाख, और कंपनी गवर्नमेंट बोल रही है पूरा 90 लाख ही रिफंड करना पड़ेगा, पार्टली रिफंड नहीं है, फुल्ली रिफंड है। You are required to pass necessary journal entries in the books of the company for refund of the grant if the grant was shown separately as other income। अगर ग्रांट को अदर इनकम दिखाया गया था तो इसका एंट्री क्या होगा, तो देखो कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन। इलास्ट्रेशन 11 देखो, यहाँ पर 4 साल के लिए ग्रांट मिला था। देखो यहाँ पर मिला था, ये देखो फॉर 5 years के लिए, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 years के लिए ग्रांट मिला था। अच्छा ग्रांट कितना मिला था, टोटल 90 लाख। ठीक है, ग्रांट मिला था टोटल 90 लाख। अच्छा, और इनका जो एक्सपेंस है जिसके बिहाफ में ग्रांट मिला था वो है 30 लाख पर एनम। एक्सपेंस जो है वो है 30 लाख पर एनम, और ये मिला था 90 लाख फॉर 5 years। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर बोल रहा है कि एट द स्टार्ट ऑफ 4th year, मतलब 1 2 3, अब यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुआ है, यहाँ पर करना पड़ रहा है ग्रांट को रिफंड, क्योंकि इन्होंने कंडीशन जो है फुलफिल नहीं किया। ग्रांट रिफंड 90 लाख का पूरा रिफंड करना पड़ेगा। अच्छा अब हमें बोल रहा है कि क्या जर्नल एंट्री हमें पास करना चाहिए इन द बुक्स ऑफ कंपनी। ठीक है, तो इन द बुक्स ऑफ कंपनी, इन द बुक्स ऑफ कंपनी, तो ग्रांट रिफंड होगा तो एंट्री क्या होगा, पहला बात है एंट्री तो हो जाएगा टू बैंक, कितना होगा 90 लाख।
ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग क्या डेबिट करेंगे, अब देखते हैं ग्रांट को इन्होंने कैसे ट्रीट किया था। तो बोल रहा है कि एट द स्टार्ट ऑफ कंडीशन अटैच, अच्छा, यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर रिफंड ऑफ ग्रांट इफ द ग्रांट वाज सोल्ड सेपरेटली एज अदर इनकम। इन्होंने अदर इनकम की तरह अलग से दिखाया था, मतलब हर बार इनका जो पीएल बना था वहां पर इन्होंने इनकम दिखाया था ग्रांट को अदर इनकम बोल के, और उसके अंडर दिखाया था। तो मुझे बोलो उन्होंने कितना करके हर साल इनकम रिकॉर्ड किया होगा, बोलो हर साल कितना करके इनकम रिकॉर्ड किया होगा। मैम अगर 90, 18 लाख। हाँ 18 लाख करके किया होगा। अच्छा 18 लाख ही क्यों हो रहा है बोलो। मैम 90 लाख उसको 5 साल के लिए दिया गया है, मतलब 90 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू हाँ 18 पर एनम उसको अदर इनकम के रूप में पीएल में चार्ज करना पड़ेगा। हाँ, तो एक्चुअली इसको हम लोग एमोटाइज कैसे करेंगे, मतलब हम लोग एमोटाइज बोल सकते हैं ना, मतलब कैसे राइट ऑफ करेंगे। 90 लाख तो 5 इयर्स का है, हमें हर साल 30 लाख के अगेंस्ट में राइट ऑफ करने को मिलेगा, लेकिन 90 लाख तो फॉर 5 इयर्स है, 30 लाख फॉर पर एनम है, तो इसको डिवाइड कर दो 18 लाख। मतलब हम लोग अदर इनकम बोल के 18 लाख दिखा रहे थे, तो और इधर एक्सपेंस बोल के कितना दिखा रहे थे 30 लाख, तो हम लोग का खर्चा कम हो जा रहा था। कितना कम हो रहा था, 30 माइनस 18 करने से जितना होगा, हर बार हम लोग अदर इनकम करके दिखा रहे थे। ऐसा हम लोगों ने यहाँ दिखाया, ये देखो मैंने इसके साथ अटैच कर दिया। एक बार हम लोगों ने यहाँ पर भी दिखाया बाई अदर इनकम बोल के 18 लाख, और इधर फिर से हम लोगों ने एक्सपेंस दिखाया है 30 लाख, और यहाँ पर भी हम लोगों ने सिमिलरली दिखाया बाई अदर इनकम बोल के 18 लाख, और यहाँ पर हम लोगों ने फिर से दिखाया था टू एक्सपेंस बोल के 30 लाख। ऐसा हम लोगों ने 3 साल दिखा दिया था। ठीक है, अब हमारे पास ग्रांट में कितना पैसा बचा 3 साल के बाद, बोलो 3 साल के बाद ग्रांट में कितना पैसा बचा। 36 लाख। 36 लाख। ठीक है, ये देखो कैसे हो रहा है, यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो हम लोगों ने 18 लाख करके 3 इयर्स चार्ज कर दिया है, तो कितना हो जाता है 54 लाख, और टोटल था 90 लाख। 90 लाख में से अगर 54 लाख माइनस कर देंगे तो हम लोग के पास बचेगा 36 लाख। ठीक है, अब अगर हमें गवर्नमेंट रिफंड मांग रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये पूरा 36 लाख को हम लोग रिफंड करेंगे, मतलब 36 लाख तो देंगे, लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें हम लोग का पूरा तो नहीं बनेगा 90 लाख, तो बाकी अमाउंट हमें पीएल से देना पड़ेगा। तो पीएल से कितना देना पड़ेगा, जितना यूज कर लिए कितना देना पड़ेगा, बोलो पीएल कितने से डेबिट होगा, बोलो पीएल कितने से डेबिट होगा, जितना 54 लाख यूज, से। हाँ 54, हाँ 54 जितना यूज हो गया उतने से पीएल डेबिट होगा। पीएल डेबिट हो जाएगा 54 लाख, क्योंकि हमें 54 लाख अपने पास से देना पड़ेगा, मतलब जो खर्चा गवर्नमेंट का हम लोग, मतलब गवर्नमेंट के लिए हमारा बच रहा था वो पूरा लग जाएगा, और जो 36 लाख है वो हम लोग ग्रांट से दे देंगे। उसको क्या लिखेंगे, उसको ग्रांट बोल के लिख देंगे। ठीक है, ग्रांट हमारा चला जाएगा, ग्रांट अकाउंट, यहाँ पर ऐसे गवर्नमेंट ग्रांट लिख सकते हो। ठीक है, बीइंग ग्रांट रिफंड, बस यही पूछा था, बीइंग ग्रांट रिफंड। और इसका ना तुम लोगों को वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, मतलब ये जो मैंने यहाँ पर तुम लोग को समझाने के लिए एक एक करके दिखाया ना, इसका तुम लोगों को यहाँ पर जो है जर्नल एंट्री करके, सॉरी वर्किंग नोट करके दिखाना पड़ेगा कि कैसे करके हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, तो ऐसे दिखा देने से ही हो जाएगा। ये देखो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ ग्रांट रिफंड, तो ऐसा हो जाएगा। अनयूज्ड ऐसे लिख सकते हैं, अनयूज्ड ग्रांट जो है कितना हो रहा है 90 लाख माइनस 18 लाख इंटू 3 ईयर, तो ये हो जाएगा अनयूज्ड है 36 लाख। देन फ्रॉम पीएल, पीएल से कितना लेना पड़ेगा 90 लाख माइनस 36 लाख यानी कि 54 लाख, बस ऐसे लिखने से ही होगा। ठीक है, और इसको डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट भी लिख सकते हो, डेफर्ड, हाँ इसको डेफर्ड लिखते हैं। डेफर्ड इसीलिए क्योंकि हम लोग इसके इनकम को लॉन्ग पीरियड के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट लिख दोगे तो पूरा ठीक रहेगा, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट इस तरीके से। ठीक है, तो ये भी आसान ही था, देखो हम लोगों ने, मैंने तो ऐसा एग्जाम्पल करवाया था, हाँ वैल्यू और नाम अलग हो सकता है लेकिन हम लोगों ने ऐसा एग्जाम्पल किया था।
अब एमसीक्यू चलो, बोल रहा है टू एनकरेज इंडस्ट्रियल प्रोमोशंस आईडीसीआई ऑफर सब्सिडी वर्थ 50 लाख टू ऑल न्यू इंडस्ट्रीज सेट अप इन द स्पेसिफाइड इंडस्ट्रियल एरिया. This grant is in the nature of promoters contribution. How such subsidy should be accounted in the books. ठीक है, बोल रहा है कि आईडीसीआई ने 50 लाख का सब्सिडी दिया है इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल एरिया में, जो कि प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन बोल के ट्रीट हो रहा है. ये सब हमें बता दिया. मतलब बेसिकली ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन है, चाहे कुछ भी अमाउंट हो, किसी ने भी दिया हो. ठीक है, हमें तो बोल दिया है कि ये प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन है. पूछा क्या है, ये जो सब्सिडी हमें मिल रहा है इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए. तो बोलो, प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन के लिए अगर हमें ग्रांट मिलता है तो उसे हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल मैम इट इज कैपिटल रिजर्व. कैपिटल रिजर्व. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ट्रांसफर सॉरी क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व. ठीक है, अदर इनकम में नहीं जाता है तो फिर बोथ ए एंड बी होने का तो कोई सवाल नहीं है. जनरल रिजर्व में कभी नहीं जाता, ये जाता है कैपिटल रिजर्व में. हो गया. अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, बोल रहा है गवर्नमेंट ग्रांट दैट आर रिसीवेबल एज कंपेंसेशन फॉर एक्सपेंसेस और लॉसेस. ये मैंने तुम लोग को स्पेसिफिकली लास्ट दिन लिखवाया था, ये देखो. Yes, ma'am. It is treated as extraordinary item as per accounting standard 5. हाँ, AS5. हाँ, AS5 का एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम होगा. गवर्नमेंट ग्रांट दैट आर रिसीवेबल एज कंपेंसेशन फॉर एक्सपेंसेस और लॉसेस इनकर्ड इन ए प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर और फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट टू द एंटरप्राइज विद नो फर्दर रिलेटेड कॉस्ट. मतलब प्रीवियस लॉसेस और एक्सपेंसेस को भी राइट ऑफ करने को ही मिलेगा, फ्यूचर वाले को नहीं मिलेगा. ये इसका मैंने स्पेसिफिकली लिखवाया था. ऐसा अगर हमें कुछ गवर्नमेंट से सपोर्ट सब्सिडी मिलता है तो इसका हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं एज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम अकॉर्डिंग टू AS5. अब देख लेते कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है. रिकॉग्नाइज्ड एंड डिस्क्लोज्ड इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल, नहीं. रिकॉग्नाइज्ड एंड डिस्क्लोज्ड इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल ऑफ द पीरियड इन विच लॉसेस एंड एक्सपेंसेस. अच्छा हाँ, पीएल में तो होगा, आगे पढ़ लेते क्या बोला है. रिकॉग्नाइज्ड, अच्छा ये रहा AS5 मिल गया मुझे. और आगे पढ़ के क्या करें. रिकॉग्नाइज्ड एंड डिस्क्लोज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएल, पीएल में ही दिखाना है बाई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम बोल के, ऑफ द पीरियड इन विच दे आर रिसीवेबल. जिस पीरियड में ये रिसीव होगा उसी पीरियड में दिखाना है. रिसीवेबल हुआ है, ठीक है. ऐसा नहीं कि मुझे पैसा मिला. मान लो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि मुझे मिल जाएगा, मान लो बोल रहा है कि 23-24 में मुझे मिलने का बात हो गया है कि मुझे मिलेगा. अब मान लो एक्चुअली मेरे अकाउंट में पैसा आएगा 2025 में, लेकिन मेरा रिसीवेबल है तो मुझे रिकॉर्ड कर लेना चाहिए. ठीक है, जैसे मैंने बोला था क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल में तो सेल हो जाता है, पैसा तो नहीं मिला, तो फिर भी तो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ना. तो यहाँ पर एक्रूअल बेसिस पे होता है. एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम इफ एप्रोप्रिएट एज पर AS5, ये होगा पॉइंट नंबर सी से हम लोग का आंसर होगा. और ये वाला क्यों नहीं होगा? यहाँ पर बोला है इन विच दे आर रिसीवेबल एज एन ऑर्डिनरी आइटम, ऑर्डिनरी आइटम नहीं होता, इसीलिए ये वाला पॉइंट नहीं होगा. फिर यहाँ पर बोला है लॉसेस एंड, अब बोल रहा है रिकॉग्नाइज्ड एंड डिस्क्लोज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएल ऑफ द पीरियड इन विच द लॉसेस और एक्सपेंसेस वेर इनकर्ड. नहीं, जिस पीरियड में हो रहा है उस पीरियड में प्रीवियस पीरियड का लॉसेस और एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए हमें मिलता है. ये देखो, इन विच द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर इनकर्ड, उस पीरियड में नहीं होता है. ठीक है, देखो कब होता है बोल दिया है. ये देखो यहाँ पर गवर्नमेंट ग्रांट दैट आर रिसीवेबल और कंपेंसेशन फॉर एक्सपेंसेस और लॉसेस इनकर्ड इन प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट टू द एंटरप्राइज विद नो फर्दर रिलेटेड कॉस्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एंड डिस्क्लोज्ड इन पीएल ऑफ द पीरियड इन विच दे आर रिसीवेबल. ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा है जिस साल इन एक्सपेंसेस या लॉसेस हुआ उस साल के लिए नहीं मिलता है, प्रीवियस के लिए मिलता है, और जिस साल मिलता है उस साल हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, तो इसीलिए बी भी नहीं होगा. डिस्क्लोज इन स्टेटमेंट of PL for the period in which they are receivable as an extraordinary item, यहाँ पर बोला तो है, लेकिन यहाँ पर ये बोला डिस्क्लोज, डिस्क्लोज नहीं, रिकॉग्नाइज करना पड़ता है. डिस्क्लोज का मतलब है फुटनोट की तरह लिख के बताना कि क्या हो रहा है. रिकॉग्नाइज का मतलब है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मतलब होता है. वैसे भी सी वाला अप्रोप्रिएटली लिखा हुआ है, AS5 वगैरह सब, तो इसीलिए 2 का सी हम लोग का करेक्ट आंसर है. ठीक है, और 3 देखो, which of the following is an acceptable method of accounting presentation for a government grant relating to an asset. Asset, अगर हम लोगों को asset के लिए grant मिल रहा है तो कौन सा accounting presentation हम लोग use कर सकते हैं? Credit the grant immediately to income statement, show the grant as part of capital reserve, reduce the grant from the cost of the asset or show it separately as a deferred income on the liability side of the balance sheet, show the grant as part of general reserve. बोलो इसमें से कौन सा सही है?
मतलब तुम लोग को ये वाला देख के बताना चाहिए, ये वाला। मैम जो फिक्स्ड एसेट के लिए ग्रांट मिलता है उसको हम कैपिटल उसको हम लोग एसेट्स का ग्रोस वैल्यू से कम करते हैं, या फिर उसको हम लोग मेथड 2 के अनुसार डिप्रिसिएट जितना रेशियो होता है उसको पीएल में चार्ज करते हैं। हाँ, मतलब हम लोग का कौन सा आंसर होगा? सी, रिड्यूस द इसके ग्रांट अनुसार फ्रॉम द कॉस्ट। हाँ बोलो, सी होगा ना, देखो। यस मैम। देखो बोल रहा है, पहला बात है कि ये ग्रांट इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है। ग्रांट को हम लोग कैपिटल रिजर्व, ये तो प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन दिखाते हैं। सी में बोला है रिड्यूस द ग्रांट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द एसेट, ये देखो मेथड 1, ठीक है, और ये मेथड 1 हो गया। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं, सो इट सेपरेटली एज ए डेफर्ड इनकम ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, या फिर बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में हम लोग उसे डेफर्ड इनकम बोल के भी दिखा सकते हैं। सो द ग्रांट एज पार्ट ऑफ जनरल रिजर्व, नहीं, जनरल रिजर्व का तो कहीं पर भी कोई ट्रीटमेंट है नहीं, ये तो गलत, मतलब ये पूरा गलत ही है। और बाकी कैपिटल रिजर्व नहीं होगा, वो प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन का होता है। हम लोग का पॉइंट सी होगा 3 का, ठीक है। अच्छा, 4th नंबर देखो, बोल रहा है एक्स लिमिटेड हैज रिसीव्ड ए ग्रांट 20 करोड़ फॉर परचेज ऑफ ए क्वालिफाइड मशीन कॉस्टिंग 80 करोड़, ठीक है। तो इनको क्या मिला है, ग्रांट मिला है फिक्स्ड एसेट के लिए, कितना, 20 करोड़ का, और इनका जो फिक्स्ड एसेट है वो है 80 करोड़ का, ठीक है। एक्स लिमिटेड हैज ए पॉलिसी टू रिकॉग्नाइज द ग्रांट एज डिडक्शन फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो ये मेथड 1 फॉलो करते हैं, क्या करते हैं, अपने फिक्स्ड एसेट के कॉस्ट को जितना ग्रांट मिला है उससे माइनस कर देते हैं ग्रॉस वैल्यू को। तो यहां पर हो जाएगा कितना होगा, 60 करोड़ होगा, ठीक है, 60 करोड़ होगा। द एक्सपेक्टेड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन इज 10 years, और इनका इस एसेट का एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है 10 years, assuming that there is no salvage value and the depreciation method is straight line, the amount of annual depreciation to be charged as an expense in PL statement। बोल रहा है depreciation कितना होगा बताओ, जो हम लोग PL में चार्ज करेंगे, बोलो कितना depreciation? 6 करोड़। 10 से डिवाइड कर दो, 60 करोड़ बाई 10, बी हो जाएगा, 4 का बी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये वाला क्या बोला है, देखो, एक्स लिमिटेड हैज रिसीव्ड ए ग्रांट ऑफ 20 करोड़ फॉर परचेज ऑफ ए क्वालिफाइड एसेट कॉस्टिंग 80, वही सेम चीज दिया है, फिक्स्ड एसेट है 80 करोड़ का, और ग्रांट मिल रहा है 20 करोड़ का। और पॉलिसी यहाँ पर बोल रहा है एक्स लिमिटेड हैज ए पॉलिसी टू रिकॉग्नाइज ग्रांट एज डेफर्ड इनकम, लेकिन ये ग्रांट को डेफर्ड इनकम ट्रीट करते हैं। द एक्सपेक्टेड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इज 10 years, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ हो गया है 10 years, एज्यूम दैट देयर इज नो सैल्वेज वैल्यू एंड द डिप्रिसिएशन मेथड इज स्ट्रेट लाइन, द अमाउंट ऑफ अदर इनकम टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट विल बी। बोल रहा है कि कितना हम लोग अदर इनकम बोल के दिखाएंगे, क्योंकि हम लोग अभी ग्रांट को एसेट के वैल्यू से लेस नहीं करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बैलेंस शीट में उसे लाइबिलिटी साइड में दिखा देंगे, ग्रांट कितना मिला है 20 करोड़ का, ठीक है। अब उससे थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ करके हर बार क्या दिखाएंगे, पीएल के इधर दिखाएंगे, इनकम साइड में जितना जितना राइट ऑफ होगा। तो पूछ रहा है कि पर ईयर कितना करके हम लोग यहाँ पर ग्रांट का वैल्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे, बोलो, वही तो पीएल में दिखाएंगे, कितना, 2 करोड़। 20 डिवाइडेड बाई 10 साल 2 करोड़ करके हम लोगों को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा ग्रांट का पीएल में, ठीक है। तो 5th नंबर का हम लोग का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अच्छा देखो, हम लोग का ये तो छोटा छोटा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने काफी सारा कर लिया है। इससे बड़ा बड़ा क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट हो गया 7th वाला, हम लोग लास्ट दिन ही कर चुके थे, हम लोग का ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया एस 12, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एस 16 स्टार्ट करेंगे। देखो एस 16, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, और इसका नाम है बोरोइंग कॉस्ट, ठीक है, लिखो बोरोइंग कॉस्ट बोल के।
अच्छा, बोरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? देखो, बोरो करने का मतलब उधार लेना, मतलब जिसको हम लोग बोल सकते हैं लोन, ठीक है। अब लोन लेने से सबसे बड़ा कॉस्ट जो होता है वो इंटरेस्ट का होता है। हम लोग को पता है कि लोन लेने का सबसे बड़ा जो कॉस्ट हमें बेयर करना पड़ता है हर मंथ, या जैसा जिसका लोन है, ठीक है, जैसे जिसका लोन का इंटरेस्ट पे करने का सिस्टम है, वो सबसे बड़ा कॉस्ट लोन का इंटरेस्ट ही होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पर बोरिंग कॉस्ट क्यों पढ़ेंगे? हम लोग यहाँ पर बोरिंग कॉस्ट इसीलिए पढ़ेंगे कि हम लोग को इंटरेस्ट का तो पता ही है कि कोई अगर लोन लेगा तो उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा जितने दिन का उसका लोन चलेगा। इसके अलावा क्या क्या कॉस्ट जो है हमारा बोरिंग कॉस्ट का पार्ट हो सकता है, एंड क्या क्या हमारा बोरिंग कॉस्ट का पार्ट नहीं हो सकता है, मतलब अकाउंट्स के हिसाब से, ये 16 के हिसाब से क्या हमारा बोरिंग कॉस्ट का पार्ट होता है एक्सेप्ट इंटरेस्ट और क्या नहीं होता है, उसका डिटेल्स हमें यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। तो देखो, लिखो, द ऑब्जेक्टिव the objective is accounting for borrowing cost, ठीक है। तो ये जस्ट ऑब्जेक्टिव जो है वो तो समझ में ही आ रहा है। बोरिंग कॉस्ट क्या है, वो उसका अकाउंटिंग कैसे करना है, उसी के लिए हम लोग A16 पढ़ेंगे। इट डज नॉट डील विथ, इट डज नॉट डील विथ द एक्चुअल और imputed cost of, imputed cost of owner's equity including preference share capital, not classified as liability। देखो क्या बोल रहा है द ऑब्जेक्टिव इज अकाउंटिंग फॉर बोरिंग कॉस्ट। बोरिंग कॉस्ट का कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करे, कैसे रिकॉर्डिंग करे, उसी के लिए हमें A16 पढ़ना है। इट डज नॉट डील विद द एक्चुअल और इम्प्यूटेड कॉस्ट ऑफ ओनर्स इक्विटी इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और नॉट क्लासिफाइड एज लाइबिलिटी। मतलब क्या बोल रहा है कि देखो, हम लोग क्या बोल रहे हैं, बोरिंग कॉस्ट, तो बोरो करने का मतलब है उधार में पैसा लेना, ठीक है। लेकिन कंपनी कैसे कैसे पैसा रेज करती है, कंपनी इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करती है तो भी उसे पैसा मिलता है, कंपनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू करती है तो भी उसे पैसा मिलता है, कंपनी लोन लेती है बैंक से तो भी उसे पैसा मिल जाता है, और कंपनी अगर डिवेंचर इशू करती है तो भी उसे पैसा मिलता है। लेकिन इसमें से लोन और डिवेंचर एक कैटेगरी में आता है जिसको हम लोग बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जिस कैटेगरी में आता है उसको हम लोग बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड के अंडर शेयर कैपिटल, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं शेयर कैपिटल। तो यहां पर बोल रहा है कि जो बोरिंग कॉस्ट है वो लोन या डिवेंचर को तो इंक्लूड करेगा लेकिन इसको इंक्लूड नहीं करेगा, ये स्पेसिफिकली बता दिया है। भले इससे भी हम लोग मार्केट से पैसा लेते हैं, मार्केट से फंड रेज करने का ये भी एक प्रोसेस है, लेकिन इसको हम लोग जो है A16 में नहीं लेते क्योंकि ये ओनर्स इक्विटी, ये बोरोइंग नहीं है। इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से जो पैसा आता है वो बोरिंग नहीं है। देखो, इक्विटी का तो बोरिंग नहीं है, तुम लोग को पता ही है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर आर द ट्रू ओनर ऑफ द कंपनी। वो अपने मर्जी से कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं, उनको पता है प्रॉफिट हुआ तो मेरा, लॉस हुआ तो भी मेरा, ठीक है। तो यहाँ तो बोरिंग का कोई सवाल नहीं आया। बोरोइंग का मतलब तो लाइबिलिटी जनरेट होता है ना, कि मैंने किसी से पैसा लिया है, मुझे उसका पैसा उसको रिटर्न करना पड़ेगा जिस कंडीशन और टर्म्स के बेसिस पे मैंने लिया हुआ है। तो यहाँ पर बोल रहा है ये कभी भी किस बात का डीलिंग्स नहीं करता है, बोल रहा है कि ओनर्स इक्विटी, ओनर्स इक्विटी को डील नहीं करता है। अब कॉस्ट भी बताएंगे क्या होता है, इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। मतलब ये क्यों अलग से स्पेसिफाई किया है A16 ने, क्योंकि हमें पता है इक्विटी शेयर ओनर आर द ट्रू ओनर ऑफ कंपनी बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर नॉट द ट्रू ओनर ऑफ कंपनी। लेकिन A16 में इक्विटी शेयर से जो पैसा मिलता है ना तो वो बोरोइंग है, एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से जो पैसा रेज होता है वो भी बोरोइंग नहीं है, क्योंकि दोनों ही
लाइबिलिटी नहीं होता है। अब तुम लोग बोलोगे अगर लाइबिलिटी नहीं होता है तो लाइबिलिटी साइड क्यों लिखा जाता है? तो जब पहले टी शेप में बनता था तो लाइबिलिटी साइड पे लिखा जाता था, लेकिन आज की डेट पे जैसे बैलेंस शीट बनता है वहां पर सिर्फ लाइबिलिटी नहीं लिखा हुआ रहता है, लिखा हुआ रहता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ठीक है, क्योंकि इक्विटी अलग चीज है, लाइबिलिटी अलग चीज है, ठीक है। लाइबिलिटी का मतलब जब आउटसाइडर को पेमेंट करते हैं, पेमेंट तो देखो इनको भी करना है, इनको भी डिविडेंड देना है, इनको भी डिविडेंड देना है, जितने भी ये ट्रू ओनर ऑफ द कंपनी हो। अगर कोई कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर को सालों साल डिविडेंड नहीं देगी तो वो कंपनी छोड़ के चला जाएगा, वो अपना शेयर बेच के निकल जाएगा, वो नहीं होल्डिंग रखेगा। पैसा तो इनको भी देना पड़ता है, लेकिन इनके लिए लाइबिलिटी हमारा नहीं जनरेट होता है। जैसे क्रेडिटर को या फिर जो है बिल्स पेबल है या कोई लोन है या डिवेंचर है, उनको तो कैसे भी करके देना पड़ेगा, प्रॉपर्टी बेच के भी कंपनी का देना पड़ेगा अगर कंपनी बंद हो रही है, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उसके बाद, और उसके बाद कुछ बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर को, है ना। तो इसीलिए अभी क्या लिखा हुआ रहता है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। वैसे भी नॉर्मल बैलेंस शीट में भी ना लाइबिलिटी साइड में जो कि दो पार्ट होता है, एक होता है कैपिटल और एक होता है लाइबिलिटी, ठीक है। अब लाइबिलिटी का दो पार्ट, नॉन करेंट और करेंट। कैपिटल अलग ही होता है बात, ठीक है, भले ही वो लाइबिलिटी है लेकिन वो ओनर्स का लाइबिलिटी, मतलब ओनर्स का शेयर है, इसीलिए। तो यहाँ पर भी देखो बोल रहा है कि इस बोरोइंग में हम लोग भले इक्विटी प्रेफरेंस से पैसा रेज करते हैं मार्केट से, लेकिन ये बोरोइंग नहीं कहलाता है, ठीक है। अब इसके लिए जो कॉस्ट बेयर करना पड़ता है, हम लोग जब इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं तो हमें क्या कॉस्ट बेयर करना पड़ता है, डिविडेंड का। हमें उनको क्या देना पड़ता है, डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर को तो फिक्स रेट पे देते हैं, इक्विटी शेयर का रेट जो है अप एंड डाउन करता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि देखो, इट डज नॉट डील विद द एक्चुअल और इम्प्यूटेड कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब कौन सा हो रहा है, डिविडेंड का मतलब हो रहा है, और एक्चुअल और इम्प्यूटेड का मतलब एक्चुअली हमें जो डिविडेंड देना है या फिर फ्यूचर में हमें जो डिविडेंड देना है। इम्प्यूटेड मतलब फ्यूचर में सोच रहे इतना परसेंट देंगे, तो उसको बोल रहे हैं ना तो एक्चुअल वाला, ना आज जो पे कर रहे हैं ना तो वो डिविडेंड मेरा बोरिंग कॉस्ट है, ना फ्यूचर में जो डिविडेंड पे करना पड़ेगा वो मेरा बोरिंग कॉस्ट होगा, क्योंकि हम लोग का ओनर्स इक्विटी इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये लाइबिलिटी होता ही नहीं है, क्योंकि बोरोइंग एक लाइबिलिटी होता है, ये लाइबिलिटी नहीं है, ये ओनर्स फंड होता है। इसीलिए कंपनी अकाउंट्स का अगर बैलेंस शीट देखोगे तो कितना क्लियरली लिखा हुआ रहता है। पहला बात तो इधर लिखा हुआ रहता है ऐसे, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इसका हेडिंग होता है। इसके अंदर आता है शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर आता है शेयर कैपिटल जिसमें दोनों शेयर का बात होता है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। तो ये इक्विटी है, लाइबिलिटी नहीं है। इसके बाद का डेटा लाइक लॉन्ग टर्म बोरोइंग और करेंट लाइबिलिटी, ये सब हम लोग का मतलब नॉन करेंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग और भी बहुत सारा चीज हो सकता है, ये सब हम लोग का लाइबिलिटी होता है, ठीक है। ये क्योंकि लाइबिलिटी नहीं है तो ये हमारे बोरोइंग कॉस्ट के अंदर डील नहीं करता है, और इसके लिए भी हमें कॉस्ट जरूर बेयर करना पड़ता है। जैसे डिवेंचर वाले को इंटरेस्ट देना पड़ता है वैसे शेयर होल्डर वाले को डिविडेंड देना पड़ता है, लेकिन इसका ना तो एक्चुअल कॉस्ट, ना तो एक्चुअल डिविडेंड, ना तो फ्यूचर में देने वाला डिविडेंड हमारा यहाँ पर बोरोइंग कॉस्ट का पार्ट होगा, क्योंकि ये बोरोइंग होता ही नहीं है। तो ओनर्स फंड कभी भी बोरोइंग नहीं होता है। पहला पॉइंट ये चला गया, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पर लिखो देयर आर, हाँ बोलो, लेकिन ये आउट ऑफ द टॉपिक है, आउट ऑफ द टॉपिक हम एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। हाँ बोलो। मैम जैसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होल्डर्स लोग को हम 10% डिविडेंड देने का वादा किए हैं, तो मेरे पास इतना प्रॉफिट बच रहा है 10%, मतलब प्रेफरेंस शेयर देने के बावजूद मेरे पास इतना प्रॉफिट बच रहा है कि उसको हम इक्विटी शेयर में देना चाहे तो क्या वो कभी 10% से ज्यादा दे सकते हैं? मैं तो कि मतलब उससे कम देना पड़ेगा या 10% से ज्यादा भी दे सकते हैं वो लोग को इक्विटी शेयर को, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा सरप्लस बचा हुआ है। इक्विटी शेयर को मतलब जितना चाहो उतना दे सकते हो, वो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड को भी एक्सीड कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कम ओके। होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा चीज है। हम ज्यादा, जैसे मैंने मान लो मैंने किसी को प्रॉमिस किया है कि हम हर मंथ सैलरी में रखे हम तुम्हें 10,000 देंगे, अब हम उसे 10,000 ही देंगे, अब उससे मेरे इनकम का उसका कोई लेना देना होना चाहिए। अब हम मंथली 1 लाख कमाए या 11,000 ही कमाए, मैंने उसे बोला है कि हम 10,000 देंगे तो मुझे तो उसको 10,000 ही देना पड़ेगा। अब मेरा इनकम 11,000 हो, 5,000 हो या 5 लाख हो, उससे वो कुछ नहीं बोल सकता है। हाँ अगर हम अपना ये बोलेंगे कि भाई तुम्हारा सैलरी बढ़ा देते हैं तब बात अलग है, लेकिन जिसमें डील हो गया प्रेफरेंस शेयर वाले के साथ। इक्विटी का अपना घर है, ठीक है, वो ज्यादा खाए कम खाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओके थैंक यू मैम। ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है,
there are the interest and other cost other cost incurred by an enterprise in connection with borrowing of fund. देयर आर द इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट। बोल रहा है कि अगर हम लोग बोरो करते हैं तो हमारा कॉस्ट एक तो हमें पता है कि भाई इंटरेस्ट देना है, और कुछ अदर कॉस्ट भी होता है जो कि हमें इनकर्ड हो जाता है हमारे पे बाय एन एंटरप्राइज। अगर यहाँ नॉर्मली तो हम लोग कंपनी लोन ले रहा है वही पढ़ेंगे। बोल रहा है कोई एक एंटरप्राइज अगर लोन लेता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट और अदर कॉस्ट भी लगता है इन कनेक्शन विद बोरोइंग ऑफ फंड। वही तो हमें पढ़ना है। मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि इंटरेस्ट का तो हमें पता होता है, बाकी क्या है वो हमें पढ़ना है। अब यहाँ पर वही अदर कॉस्ट का लिस्ट लिखवाएंगे क्या क्या होता है। इट इंक्लूड्स फॉलोइंग कॉस्ट। इट इंक्लूड्स फॉलोइंग कॉस्ट। ठीक है, क्या क्या आता है इसमें देखो। ये जो लिस्ट है वो एस 16 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, जैसा एस बोलता है वैसे ही हम लोग करेंगे। वैसे सबसे पहले लिखेंगे इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट। इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट। commitments related charges on commitment related charges on borrowing cost। ब्रैकेट में शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। बताते हैं ये क्या बोला है। देखो बोल रहा है क्या क्या कॉस्ट इंक्लूड होता है। फिर से बोल रहा है इंटरेस्ट, वो तो हमें पता ही है। बोल रहा है एंड कमिटमेंट, नया कॉस्ट का नाम मिला। देखो कमिटमेंट रिलेटेड चार्जेस। ठीक है, कमिटमेंट्स रिलेटेड चार्जेस ऑन बोरोइंग कॉस्ट। शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो या लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो, मतलब हम लोगों ने वो बोरोइंग 12 महीने से कम के लिए किया है तो शॉर्ट टर्म, 12 महीने से ज्यादा के लिए किया है तो लॉन्ग टर्म। तो बोल रहा है कि इंटरेस्ट तो होता ही है, वो तो हमें पता ही है। कमिटमेंट चार्जेस भी होता है। अब ये कमिटमेंट चार्जेस क्या है, देखो जब हम लोग लोन लेना चाहते हैं और बैंक के पास जाते हैं तो पहले बैंक में जाके बोलते हैं कि हाँ हमें इस बात का लोन चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मली मान लो बिजनेस के लिए मान लेते हैं लोन चाहिए। तो बैंक क्या करता है, बैंक क्या होता है ना, अगर बैंक के लिए लोन से जो इंटरेस्ट का इनकम होता है वो बैंक का एक काफी अच्छा इनकम है, क्योंकि मेन इनकम बैंक का वही है। जैसे हर इंसान अपना इनकम करता है, अपना एक्सपेंस पे करता है, वैसे बैंक का भी अपना इनकम है। और सबसे बड़ा इनकम बैंक का होता है कि लोग जो लोन लेते हैं उससे मिलने वाला इंटरेस्ट, यही बैंक का अर्निंग है। बैंक कैसे जीता है, वो इंटरेस्ट के पैसे के थ्रू से ही जीता है। ठीक है, और उसका एक्सपेंस क्या है, लोग जो एफडी करते हैं, ठीक है, ये सब के लिए जो इंटरेस्ट लोगों को पे करना पड़ता है वो पैसा देना पड़ता है। तो वो बैंकिंग कंपनी होता है जिनका है वो पढ़ेंगे। ठीक है, बैंकिंग कंपनी का जो प्रोसेस है वहां पर दिखाया जाता है कि कैसे करके होता है। जो भी हो, अभी तो हम लोग बैंकिंग कंपनी नहीं पढ़ रहे हैं। तो बोल रहा है कि जब भी हम लोग बैंक के पास लोन लेने जाते हैं ना, बैंक क्या करता है, हम लोग मान लो बोल रहे हैं मुझे 50 लाख का लोन चाहिए। अब बैंक को अगर लग रहा है कि इसको हम लोन दे सकते हैं तो वो क्या करता है ना, वो फंड सेट असाइड कर लेता है कि हाँ इसको, देखो बैंक हर कोई को लोन नहीं देता है। अगर बैंक को लोगों के मतलब जो लोन मांग रहे आ रहे हैं उनके पास अगर सब जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो लीगल होता है, ऑथेंटिक होता है, सब वेरीफाई करता है बैंक। ऐसे ही कोई जाके बात करेगा बैंक थोड़ी ना उसका बात सुन लेगा। बोलेगा पहले पेपर्स लेके आओ, आप जिस बात के लिए आपका बिजनेस का पेपर्स लेके आओ, आपका टैक्स फाइलिंग्स लेके आओ, सारी चीजों को लेके आओ। आप बिजनेस करते हो तो ट्रेड लाइसेंस लेके आओ। हर एक मतलब बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स का जरूरत होता है, कोई एक दो चीज का जरूरत नहीं होता है, वो सारी चीज है। और बैंक को अगर लग रहा है कि इस पर्सन को या इस बिजनेस को हम लोन दे सकते हैं तो बैंक क्या करता है, अमाउंट को सेट असाइड करके रखता है कि भाई ये मेरा कस्टमर है, ये कल मेरे पास लोन लेने आएगा
तो मेरे पास तो फंड होना चाहिए वो देने के लिए। लेकिन क्या होता है ना, कुछ लोग आते हैं, बात करते हैं और फिर 2-3 महीना गायब हो जाते हैं, तो इसमें बैंक का लॉस हो जाता है। क्यों? क्योंकि बैंक ने सोचा था हाँ ये शायद ले लेगा लोन, ठीक है, इसको जरूरत है, इसको दे भी सकते हैं हम लोग, पर्सन ठीक है, ऐसा करके बैंक सोचता है। तो क्या होता है ना, बैंक ने वो पैसा मान लो यूज नहीं किया, किसी पर्टिकुलर पर्सन को लोन देगा ऐसा सोच के, जिसने आके पहले बात करके वो गया था। अब प्रॉब्लम क्या है कि इस चक्कर में बीच में जो भी लोग आए उनको बैंक लोन नहीं दे पाया, ये सोच के कि हम उसको लोन दे देंगे, वो सही इंसान है। बाकी लोग भी सही हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि पहले कोई बात करके गया है तो बैंक उसके लिए फंड सेट असाइड कर लेता है। लेकिन अगर वो बिजनेसमैन या वो पर्सन या फिर कोई कंपनी वो लोन नहीं लेती है तो बैंक के लिए लॉस हो जाता है। इसलिए बैंक ने क्या किया है, बैंक ने बोला नहीं, अगर आप लेंगे तो आपको एक कमिटमेंट चार्जेस देना पड़ेगा, ठीक है। आप आए, बात किए, हम लोगों ने वेरीफाई किया, सब कुछ किया, हमें आपको लोन देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप एक कमिटमेंट चार्जेस पे करके जाओ। आप ऐसे खाली बोल रहे हाँ हाँ हम लेंगे और फिर आप गायब हो जाओगे, हमारे लिए लॉस है, ठीक है। आप गायब हो जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे मेरा कमिटमेंट चार्जेस दे दो, ठीक है। कमिटमेंट चार्जेस दे दो कि आप ये लोन आप 1 मंथ के अंदर आप मुझे बता दो कि कितने दिन के अंदर लोगे। जैसे कि आज 6 अप्रैल है और मान लो बैंक बोल रहा है आप नेक्स्ट 6 मई के अंदर डिसीजन मुझे बता दो, और 1 मंथ क्योंकि हम आप लोगों के लिए वेट करेंगे तो आपको इस 1 मंथ के लिए एक चार्ज पे करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं कमिटमेंट चार्जेस, ठीक है। और इसमें अगर ये पर्सन आके बाद में लोन नहीं भी लेता है तो बैंक को लॉस नहीं है, क्योंकि बैंक ने जो 1 मंथ के लिए उस फंड को ब्लॉक कर रखा था उसके अगेंस्ट में कमिटमेंट चार्जेस ले लिया है, ठीक है। अब उसके बाद 1 मंथ बाद और बैंक उसको कुछ नहीं बोलेगा, बीच बीच में पूछेगा कि आपको लेना है नहीं लेना है, अगर नहीं लेना है तो फिर बैंक बाद में क्या करेगा, किसी और को अलर्ट करेगा, ठीक है। तो इसीलिए कमिटमेंट चार्जेस बैंक ले लेता है, क्योंकि लोग आते हैं, बात करते हैं, फिर चले जाते हैं और इससे बैंक का लॉस हो जाता है। फंड को सेट असाइड करते हैं, किसी और को वो फंड नहीं देते हैं और उसके बाद वो पैसा किसी को भी नहीं दे पाते हैं, तो बैंक भी तो अपना अर्निंग चाहेगा। तो कमिटमेंट चार्जेस रिलेटेड चार्जेस हमें देना पड़ेगा। मतलब लोन लेने जाएंगे तो हमें इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, जब लोन दे देगा बैंक हमें उसके बाद से ही इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन लेने के पहले कमिटमेंट चार्जेस देना पड़ेगा कि हाँ हम लोग लोन लेने वाले हैं, ठीक है। अब वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या लॉन्ग टर्म के लिए हो। फिर नेक्स्ट देखो और एक क्या कॉस्ट हो सकता है, एमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट और प्रीमियम ऑन बोरिंग। प्रीमियम ऑन बोरिंग इसका मतलब क्या है, देखो जैसे कंपनी ने डिवेंचर इशू किया, ठीक है, कंपनी ने क्या किया है, मान लो डिवेंचर इशू किया है, ठीक है। अब कंपनी कैसे डिवेंचर इशू कर सकती है, डिवेंचर इशू कर सकती है पार में, प्रीमियम में, डिस्काउंट में, सभी में इशू होता है। अब मान लो कंपनी डिस्काउंट में डिवेंचर इशू कर रही है तो एंट्री क्या होगा, डिवेंचर एक लोन होता है, लोन इशू करने से कंपनी के पास पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और टू लोन के जगह हो जाएगा टू डिवेंचर, ठीक है। और डिस्काउंट में इशू करने से डिस्काउंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब मान लो कंपनी ने 100 रुपए का डिवेंचर इशू किया, लेकिन पब्लिक से उसने 90 रुपीज लिया, हम एक डिवेंचर का बात कर रहे हैं, तो डिस्काउंट कितना हो गया, 10 रुपीज, ठीक है। अब ये कंपनी के लिए क्या है, लॉस है। क्यों? क्यों कंपनी जो है 100 रुपए लेने का मतलब डिस्काउंट में बोल रही है ना, मतलब डिवेंचर का कॉस्ट तो 100 है लेकिन ले रही है पब्लिक से 90 रुपीज, तो कंपनी का लॉस कितना हो गया, 10 रुपीज पर डिवेंचर पे। तो क्या हो गया, ये भी हम लोग का बोरिंग कॉस्ट हो गया। अब कंपनी को चाहिए था पैसा, अब इनका जो कंपनी है प्रीमियम में डिवेंचर इशू करने से इनको लग रहा है कि कोई पैसा नहीं देगा और पार पे भी नहीं देगा, तो इन्होंने क्या किया, डिस्काउंट में इशू कर दिया, तो इनका लॉस हो गया, ठीक है, ऑब्वियसली लॉस हुआ। लेकिन अभी अगर पैसे का जरूरत है तो कंपनी ऐसा कर सकती है। अब तुम लोग सोचोगे तो कंपनी बैंक में जा सकती है, लॉस क्यों करेगी, बैंक वाला जो इंटरेस्ट रेट बोलेगा ना उससे कम में हो जाएगा पब्लिक से, क्योंकि पब्लिक क्या होता है, देखो बैंक अगर बोलेगा हम 10%, मान हमें एग्जांपल दे रहा है, ठीक है, 10% है कि नहीं मुझे नहीं पता, जो भी हो, कोई भी एक लोन का मान लो बैंक बोल रहा है 10% पर एनम इंटरेस्ट, ठीक है। और वही पैसा अगर हम लोग पब्लिक से लेंगे, मतलब कंपनी सोच रही है, क्या सोच रही है, ये है बैंक ने बोल दिया 10% पर एनम, पब्लिक को कंपनी बोल रही है आपको 8% पर एनम इंटरेस्ट देंगे आप अगर मेरा डिवेंचर लेते हो तो पब्लिक क्यों डिवेंचर लेगा, देखो हर एक पब्लिक डिवेंचर नहीं लेगा, क्यों नहीं लेगा, क्योंकि लोगों को ज्यादा बैंक पे ट्रस्ट होता है, ठीक है, और बैंक में पैसा वैसा रखने का आदत लोगों को ज्यादा है। लेकिन डिवेंचर भी ले सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन बैंक ज्यादा सेफ होता है। वैसे डिवेंचर भी सेफ है क्योंकि इसमें फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन अगर कंपनी बंद हो गया तब
तब ये एक डाउट रह जाता है। लेकिन बैंक के केस में हमारा बैंकिंग सिस्टम स्ट्रांग है, तो हमें ऐसा डाउट नहीं होता है कि बैंक बंद हो गया तो क्या होगा, फिर भी मिलता है, ठीक है। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता है। कंपनी डिसॉल्व होने से अगर पैसा रहेगा तो ही ना वो डिवेंचर वाले को दे पाएगी, नहीं तो नहीं दे पाएगी, ये डर रहता है लोगों के दिमाग में। फिर भी जो भी हो, पब्लिक क्यों जो है बैंक में पैसा नहीं रख के कंपनी में पैसा डाल सकता है। पब्लिक के लिए लॉजिक क्या है, देखो पब्लिक अगर अपना पैसा बैंक में रखेगी, सेविंग्स में या IFD में, तो मान लो उसको इंटरेस्ट मिलेगा ज्यादा से ज्यादा 5%, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी में रखेगा तो 8% कंपनी में पैसा लगाने से, मतलब नॉर्मली मार्केट में इस तरीके से होता है। तो कंपनी अगर बैंक के पास लोन लेगी तो उसको इंटरेस्ट रेट ज्यादा ही पड़ेगा कंपैरिजन टू डिवेंचर, और पब्लिक अगर अपना पैसा बैंक में रख के बढ़ाने का सोचेगी उससे ज्यादा इंटरेस्ट कंपनी उसको जरूर देगी, यही सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए कंपनी ने क्या किया, लॉस में डिस्काउंट मतलब लॉस यानी डिस्काउंट में डिवेंचर को इशू कर दिया। अब ये जो लॉस है इसको क्या करना है, राइट ऑफ या एमोटाइज करना है। तो कैसे राइट ऑफ होता है, अगर तुम लोग 12 में कंपनी अकाउंट्स कभी पढ़े हो तो वहां पर देख सकते हो ये राइट ऑफ करने का रूल्स होता है। एक तो होता है कि मान लो अगर डिबेंचर 5 साल का है, ठीक है, तो ये 5 साल में राइट ऑफ कर दो, ऐसा एक रूल्स होता है। मतलब जितने दिन का लोन है उतने दिन के बेसिस पे राइट ऑफ कर दो, ये एक प्रोसेस होता है। दूसरा होता है आउटस्टैंडिंग डिबेंचर के अमाउंट का इंटरेस्ट अमाउंट का रेशियो के ऊपर। मतलब ऐसा होता है, देखो एक तो मैंने क्या बोला, मान लो 5 साल के लिए डिवेंचर इशू किया तो ये 10 रुपए को 5 साल में राइट ऑफ कर दिया जाएगा, 2 रुपीज 2 रुपीज 2 रुपीज 2 रुपीज करके, ठीक है। ये फाउंडेशन में भी चैप्टर होता है डिवेंचर इशू का, ठीक है। और देखो यहाँ पर और एक क्या है डिवेंचर का, और एक तरीके से ये लॉस को हम लोग राइट ऑफ कर सकते हैं। कैसे, मान लो ये जो 100 रुपीज का लोन है ये कंपनी कैसे पे करेगी, कंपनी ये हर बार जो है थोड़ा थोड़ा प्रिंसिपल भी पे कर देगी। मतलब ये 100 रुपीज तो प्रिंसिपल हो गया ना, इंटरेस्ट तो अलग देना ही पड़ेगा। जितने रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिवेंचर कंपनी देगी वो तो देना ही पड़ेगा इंटरेस्ट, लेकिन 5 साल बाद ये 100 रुपए भी तो लौटाना पड़ेगा। अब 100 लौटाना है या उससे ज्यादा वो तो अलग बात है, वो तो क्वेश्चन बोलेगा कि प्रीमियम में रिडीम होगा कि पार पे होगा, ठीक है। एक बार मान लेते पार पे होगा, और कंपनी एक बार में 5 साल बाद भी 100 रुपए लौटा सकती है या 5 साल में थोड़ा थोड़ा करके भी रीपे कर सकती है। जैसे मान लो कि पहले साल कर दिया, ये देखो पहले साल कर दिया 20 रुपए, फिर 20 रुपए, फिर 20 रुपए, फिर 20 रुपए, ऐसा करके 5 साल में 100 रुपए लौटा देगी, ऐसा भी कर सकती है। तो हर बार देखो 100 रुपए का लोन लिया था, 20 रुपए पहले साल लौटा दिया, तो पहले साल आउटस्टैंडिंग लोन कितना था 100, फिर 20 रुपए लौटाने के बाद आउटस्टैंडिंग लोन कितना रहा 80, फिर 20 रुपए लौटाने के बाद कितना रहा 60, फिर 20 लौटाने के बाद कितना रहा 40, फिर 20 लौटाने के बाद कितना रहा 20, और उसके बाद कुछ नहीं रहा, ठीक है। तो ये जो आउटस्टैंडिंग लोन का जो रेशियो होगा उस रेशियो में भी इस डिस्काउंट को राइट ऑफ किया जा सकता है। तो बेसिकली इसका अलग अलग मेथड होता है, वो तो उस चैप्टर में ही हम बोल सकते हैं जिनका है, ठीक है, उनको हम बोल सकते हैं कि कैसे करके डिवेंचर राइट ऑफ होता है। और किसी ने अगर 12 में किया है तो, और किसी का अगर फाउंडेशन में था तो उनको पता होगा। बाकी ये मेथड होता है, मैंने भी थोड़ा सा ओवरव्यू तुम लोग को देने का कोशिश किया कि इसको अलग अलग मेथड से राइट ऑफ किया जाता है। अभी इतना ही समझो जिसमें से मैंने तुम लोग को 2 मेथड बताया, ठीक है। तो ये राइट ऑफ करते हैं तो ये भी तो हम लोग का बोरिंग कॉस्ट का ही पार्ट हो गया ना, डिवेंचर इशू करने के लिए ही तो हमें ये लॉस को बेयर करना पड़ रहा है, तो ये भी हम लोग का बोरिंग कॉस्ट का पार्ट होगा, ठीक है। अच्छा, एमोटाइजेशन ऑफ डिस्काउंट बता दिया। अब प्रीमियम ऑन बोरिंग जो हम बोल रहे थे कि मैंने डिवेंचर इशू किया 100 रुपए का, और जब इशू किया और बोला कितने साल के लिए इशू किया 5 साल के लिए, और मान लो मैंने कैसा डिवेंचर इशू किया 10% इंटरेस्ट वाला पर एनम, मतलब हर साल मुझे 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मतलब 5 साल में 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया एंड 10 रुपीज, ठीक है। मुझे 50 रुपीज का इंटरेस्ट देना पड़ेगा पर एनम 10 रुपीज करके। साथ ही साथ अगर हम ये बोलते हैं कि 5 साल बाद जब हम ये डिवेंचर का रीपे करेंगे, जो ये मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है, तो हम 110 रिटर्न करेंगे। मतलब क्या हो गया,
10 रुपीज का हम लोग का क्या हो गया, प्रीमियम हो गया। तो ये भी तो मेरा लॉस है। मैंने बोला था कि हम प्रीमियम में रिडेम्पशन करेंगे डिवेंचर का, तो ये भी मेरा लॉस है। तो इस लॉस को भी हमें राइट ऑफ करना पड़ता है। तो ये जो लॉसेस का अमाउंट है ये भी हमारा बोरिंग कॉस्ट का पार्ट होता है, क्योंकि हम लोग डिवेंचर इशू करने के पहले अट्रैक्टिव स्कीम ला रहे हैं कि डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, प्रीमियम पे राइट ऑफ करेंगे या फिर पार पे, जैसा भी हो सकता है। तो अगर बाई चांस हम लोग डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं और प्रीमियम में राइट ऑफ कर रहे हैं, तो ये डिस्काउंट, प्रीमियम, ये सभी हम लोग का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। इस लॉस को हमें करना पड़ता है राइट ऑफ, और राइट ऑफ का अलग अलग रूल्स होता है, और ये हम लोग का बोरिंग कॉस्ट का पार्ट हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब थर्ड नंबर में देखो, amortization of ancillary cost related to borrowing cost. Ancillary cost related to borrowing cost. अच्छा, ये क्या बोला है, देखो बोल रहा है कि कोई एंसिलरी कॉस्ट अगर है तो वो भी हमारा बोरिंग कॉस्ट का पार्ट होगा। अब कौन सा कॉस्ट हम लोग का एंसिलरी कॉस्ट है, देखो जैसे हम लोग अगर बैंक में जाके बोलेंगे ना कि मुझे एक बिजनेस लोन चाहिए, तो बैंक बोलेगा, जैसे मान लो कोई नया बिजनेस कर रहा है, ठीक है, न्यूली, तो बोलेगा, बैंक बोलेगा ठीक है हम आपको जरूर लोन देंगे, लेकिन पहले आप अपना एक प्रोजेक्ट बना के लेके आइए। ठीक है, प्रोजेक्ट मतलब आप अपना एक जो है फ्यूचर में आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा होगा, आपका कंपनी कैसा प्रॉफिट जनरेट कर सकता है, आप क्या काम कर रहे हो, ये सारा चीज का एक जो है प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ। ठीक है, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये बनाने के लिए बैंक बोल सकता है आप ये बना के लेके आओ, डॉक्यूमेंट्स रेडी करो, वो सबमिट करो, तब हम आप लोगों को लोन दे देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब ये प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हर कोई नहीं बना सकता है, जो एक्सपर्ट है अकाउंट्स बनाने में वही बना सकता है। तो कौन बना सकता है, लाइक सीए वगैरह लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एंसिलरी कॉस्ट क्या हो गया, अब ये सीए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देगा, क्या ये फ्री में बना के देगा, ऑब्वियसली नॉट, ये अपना सर्विस चार्ज लेगा बनाने का। ठीक है, ये अपना क्या करेगा, सर्विस चार्ज लेगा बनाने का। तो ये जो सर्विस चार्ज लेगा, ये क्या हो गया, ये हो गया हम लोगों का एंसिलरी कॉस्ट। ठीक है, ये एंसिलरी कॉस्ट हो गया, क्योंकि हम लोगों को अभी तो लोन मिला नहीं है, लेकिन हम लोग को पहले अपना एक रिपोर्ट यानी प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग एक एक्सपर्ट लोगों को हायर करेंगे, उनको पेमेंट करेंगे। तो वो जो पेमेंट का खर्चा हो गया वो भी हमारा बोरिंग कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा। तो ये हो गया एंसिलरी कॉस्ट। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर में, फाइनेंस चार्जेस फॉर assets acquired on assets acquired on finance lease। ठीक है, अच्छा अगर हम लोग लीज में कोई एसेट ले रहे हैं, ठीक है, जैसे हम लोग रेंट पे घर ले सकते हैं, ठीक है, रेंटेड घर पे रह सकते हैं, तो हमें जो खर्चा बियर करना पड़ता है दैट इज रेंट। हम लोग क्या बोलते हैं, क्या दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, मंथली होता है नॉर्मली रेंट। ठीक है, वैसे ही कोई कंपनी चाहे तो वो फाइनेंस लीज में एसेट को ले सकती है, और उसके लिए जो पे करना पड़ता है उसको बोला जाता है फाइनेंस चार्ज। ठीक है, जैसे रेंटेड हाउस में रहने से रेंट देना पड़ता है, फाइनेंशियल लीज के थ्रू से एसेट लेने से जो चार्जेस हमें देना पड़ता है उसको बोलते हैं फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है हायर परचेज। ठीक है, हायर परचेज जो है, हायर परचेज में क्या होता है कि हम लोग जो एसेट परचेज करते हैं, तो उसमें जैसे कि नॉर्मली हायर परचेज में जो परचेज किया जाता है वो ऐसे एसेट होते हैं जिसका रीसेल वैल्यू होता है, जैसे कि ट्रक, बस, ठीक है, कार, जो जिसका रीसेल वैल्यू है। ठीक है, वो सब एसेट को हम लोग जो लेते हैं, हम लोग बोल तो देते हैं कि इंस्टॉलमेंट में लिया है, इस गाड़ी को मैंने इंस्टॉलमेंट में लिया, लेकिन वो इंस्टॉलमेंट नहीं होता है, वो होता है हायर चार्ज। क्यों, क्योंकि जब हम लोग कोई ऐसा एसेट परचेस करते हैं ईएमआई पे जिसका रीसेल वैल्यू है, तो हमें तुरंत उसका ओनरशिप नहीं दिया जाता है। ओनरशिप तब दिया जाता है जब हम लोग लास्ट इंस्टॉलमेंट
क्लियर कर देते हैं। मान लो मेरे गाड़ी का है 100 इंस्टॉलमेंट फॉर एग्जांपल, ठीक है, 100 इंस्टॉलमेंट है, जब तक हम 100th नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट नहीं पे करेंगे तब तक मुझे उस गाड़ी का ओनरशिप नहीं दिया जाएगा। हाँ, गाड़ी मुझे दे दिया जाएगा, हम कुछ डाउन पेमेंट कर देंगे, फिर मेरे से कुछ कागज में, मतलब जो भी कागज बनेगा उसमें कुछ लिखा पड़ी हो जाएगा, ठीक है, मतलब वो पढ़ के देखना है क्या है नहीं है, ऐसी थोड़ी ना कर देना है, वहां पर कुछ नहीं, यही लिखा हुआ रहता है कि हम लोग ये गाड़ी इतने तारीख को ये ले रहे हैं, इतना डाउन पेमेंट है, इतना बाकी अमाउंट है, इस पे ईएमआई लगेगा, इतना इतना लगेगा, इस बैंक अकाउंट के साथ अटैच कर दिया गया है, इससे कट हो जाएगा पैसा, हर मंथ की इतने तारीख को कट हो जाएगा, ये सब डिटेल्स लिखा हुआ रहता है। लेकिन ओनली पोजीशन ट्रांसफर होता है, हम लोगों को ओनरशिप कब दिया जाएगा, जब हम लोग लास्ट इंस्टॉलमेंट क्लियर करते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसीलिए होता है, ये सब एसेट का जो है रीसेल वैल्यू है। बाई चांस अगर मैंने जो कार खरीदा उसका हम ईएमआई नहीं पे कर पा रहे तो कंपनी आके मेरे से कार को रिपोजेस करके लेके चली जाएगी और उसको रिपेयर करके फिर से वो बेच सकती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फाइनेंस चार्जेस, हायर चार्जेस। और नॉर्मली और ऐसा भी हम लोग का होता है, इंस्टॉलमेंट भी होता है, इंस्टॉलमेंट और हायर चार्जेस बात अलग होता है, लेकिन हम लोग दोनों को एक ही जैसा ट्रीट करते हैं क्योंकि हमारे पास उतना क्लैरिटी नहीं होता है बातों का, ठीक है। जैसे अगर कोई फ्रिज खरीद रहा है तो फ्रिज आज के डेट पे जो है ना रीसेल आइटम नहीं है कि फ्रिज को ले जाके कंपनी फिर से उसको ठीक करा के बेचेगी, देखो बेच सकती है लेकिन कंपनी ये सब आइटम आज के डेट पे जो है ना लग्जरी आइटम नहीं रहा। जो लग्जरी आइटम या बहुत महंगा आइटम होता है उसी का रीसेल वैल्यू होता है। आज के डेट पे फ्रिज, एसी, ठीक है, ये सब क्योंकि आम बात हो चुका है, या फिर लैपटॉप, ये सब, तो ये सब अगर ईएमआई में खरीदोगे ना तुम्हें ओनरशिप एंड पोजीशन दोनों मिल जाता है। अब अगर तुम लोग सोच रहे हो कि इस पे भी तो हो सकता है कि जिसने ईएमआई भरने का बोला था वो ईएमआई नहीं भर पाया, तो फिर ओनर का क्या होगा, ओनर तो आके उसको रिपोजेस नहीं कर पाएगा, बिल्कुल। कोई आके मेरे से मेरा लैपटॉप छीन के नहीं ले जाएगा। अगर हम लैपटॉप का ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं तो बदले में सेलर का क्या बेनिफिट है, सेलर क्या कर सकता है, कोर्ट में केस शू कर सकता है कि मैंने इस पर्सन को बेचा था, इतने ईएमआई पे बेचा था, इन्होंने इतना सारा ईएमआई पे किया, उसके बाद से पे नहीं कर रहे हैं, तो कोर्ट बता देगा कि कैसे करके इस पर्सन से उस पैसे को रिकवर करके देना है, ठीक है, वो दूसरे एक्ट के अंदर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो पढ़े फाइनेंस चार्ज, ये हायर परचेज की तरह होता है, ठीक है। हम लोगों ने लीज पे कोई एसेट ले लिया, एसेट का ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा, सिर्फ एसेट को यूज करने का पोजीशन रहेगा, और जब हम लोग लास्ट फाइनेंस चार्जेस पे कर देंगे तब वो एसेट प्रोबेबली हम लोग का हो सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया 4th नंबर पॉइंट, और ये फाइनेंस चार्ज भी हम लोग का बोरिंग कॉस्ट का पार्ट होगा। तो अभी देखो इंटरेस्ट के अलावा कमिटमेंट चार्जेस ऑफ डिस्काउंट ऑन प्रीमियम ऑन बोरिंग, एंसिलरी कॉस्ट, फाइनेंस चार्जेस, ये सब हम लोग का बोरिंग कॉस्ट का पार्ट हो गया। और एक चीज हम लोग का बोरिंग कॉस्ट का पार्ट होगा, पॉइंट नंबर 5 लिखो, एक्सचेंज डिफरेंस। एक्सचेंज डिफरेंस arising from currency borrowing to the extent that they are regarded as an adjustment to interest cost। बोल रहा है एक्सचेंज डिफरेंस arising from currency borrowing to the extent that they are regarded as an adjustment to interest cost। बोल रहा है कि अगर हम लोग मतलब करेंसी बोरो कर रहे हैं, ठीक है, मतलब दूसरे किसी देश का करेंसी बोरो कर रहे हैं, तो जो एक्सचेंज डिफरेंस आता है उसको कैसे हम लोग एडजस्ट करते हैं, ये पॉइंट को अभी हम समझा नहीं सकते, ये हम लोग क्वेश्चन के साथ ही समझ सकते हैं कि कैसे करके उसका कैलकुलेशन होता है और कितना पोर्शन हम लोग का बोरिंग कॉस्ट का पार्ट होगा, वही चीज बोला है। लेकिन इसको समझाने के लिए हमें क्वेश्चन का जरूरत होगा, इसका अलग से ट्रीटमेंट हमें करना पड़ता है, इस पे अलग से क्वेश्चन आता है, तो ये पॉइंट हम लोग अलग से डील करेंगे जरूर, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने इतना पॉइंट पढ़ लिया, अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि बोरोइंग कॉस्ट कैसे एसेट पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं बोरोइंग कॉस्ट इज एप्लीकेबल ऑन
दो तरीके के एसेट पे बोरोइंग कॉस्ट एप्लीकेबल होता है। एक होता है क्वालिफाइंग एसेट, एक होता है नॉन क्वालिफाइंग एसेट। क्वालिफाइंग एसेट, नॉन क्वालिफाइंग एसेट। अच्छा, क्वालिफाइंग एसेट का क्या ट्रीटमेंट होगा? क्वालिफाइंग एसेट का ट्रीटमेंट है कैपिटलाइज्ड एंड एडेड टू कॉस्ट ऑफ एसेट। और इसमें लिखना है पीएल एंड treated as an expense। ठीक है, क्या लिखा है देखो, बोरोइंग कॉस्ट किस पे एप्लीकेबल होता है? क्वालिफाइंग एसेट पे भी होता है, नॉन क्वालिफाइंग एसेट पे भी होता है। तो बोरोइंग कॉस्ट जो होगा, अगर एसेट मेरा क्वालिफाइंग है तो उस कॉस्ट को मुझे एसेट के दाम में ऐड कर देना पड़ेगा, मतलब एसेट अकाउंट डेबिट करके उस कॉस्ट को दिखाना पड़ेगा, यानी कैपिटलाइज्ड हो जाएगा एसेट के वैल्यू के साथ। और अगर नॉन क्वालिफाइंग एसेट है तो उस कॉस्ट को हमें पीएल में एक्सपेंस की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। और ये कैसे अप्लाई करेंगे वो तो क्वेश्चन देखने से पता चलेगा। अब हम लोग पढ़ते हैं कि क्वालिफाइंग एसेट का मतलब क्या होता है। क्वालिफाइंग एसेट, क्वालिफाइंग एसेट में लिखो इट इज एन एसेट दैट नेसेसरीली takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale। ठीक है, क्या बोल रहा है? क्वालिफाइंग एसेट का मतलब क्या है? क्वालिफाइंग एसेट का मतलब इट इज एन एसेट, ये ऐसा एसेट है दैट नेसेसरीली टेक्स ए सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, जिस एसेट को जरूर से एक सब्सटेंशियल टाइम पीरियड चाहिए टू गेट रेडी, रेडी होने के लिए इसे एक सब्सटेंशियल टाइम पीरियड का जरूरत होना चाहिए। रेडी मतलब किस बात का रेडी? फॉर इट्स इंटेंड यूज और सेल। हम लोग इसे जैसा यूज करना चाहते हैं वैसा यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए हमें एक सब्सटेंशियल पीरियड का जरूरत होगा इस एसेट के लिए, या फिर हम लोग इसे जैसे बेचना चाहते हैं वैसे हालत में लाके बेचने के लिए हमें एक सब्सटेंशियल टाइम पीरियड का जरूरत होगा। ऐसे एसेट को हम लोग क्वालिफाइंग एसेट बोलते हैं। अब सब्सटेंशियल टाइम मतलब कितना टाइम, कितना टाइम होने से हम लोग उसे क्वालिफाइंग एसेट बोलेंगे। अब हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि सब्सटेंशियल टाइम मतलब क्या होता है। अब लिखो सब्सटेंशियल टाइम, सब्सटेंशियल पीरियड। एज पर एएसआई का मतलब होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन। substantial period of time depends on the facts and circumstances of each case, comma, however, a period of 12 months may be considered as
सबस्टेंशियल पीरियड। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा, बोल रहे हैं कि अगर कोई एसेट को रेडी टू यूज या रेडी टू सेल जैसा हम लोग चाहते हैं वैसे कंडीशन में आने के लिए एक सब्सटेंशियल पीरियड का अगर टाइम लगता है, उस तरीके के एसेट को क्वालिफाइंग एसेट बोलते हैं। कहाँ पर लिखा था, यहाँ पर लिखा था। ठीक है, फिर अब सब्सटेंशियल पीरियड मतलब कितना टाइम लगना चाहिए, बोल रहा है कि एएसआई के अकॉर्डिंग, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम जो है वो डिपेंड करता है ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केसेस। मतलब हर एक एसेट के लिए सब्सटेंशियल पीरियड अलग अलग हो सकता है, जैसा जिसका फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस होगा। इसका कोई ना अलग से एकदम स्पेसिफिकली कोई डेफिनेशन नहीं है कि हाँ इतने दिन के लिए ही अगर टाइम लगता है तो ही वो सब्सटेंशियल एसेट है, मतलब सब्सटेंशियल पीरियड है और वो क्वालिफाइंग एसेट है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, फिर भी एक एस्टिमेशन हमें बोल रहा है, हाउएवर a period of 12 months may be considered as the substantial period। 12 months अगर होता है तो हम लोग substantial period मान सकते हैं, लेकिन हर एक एसेट के ऊपर वो अप्लाई नहीं हो सकता है, हर एक केस अलग अलग हो सकता है, सबका फैक्ट सर्कमस्टेंसेस एक जैसा नहीं होता है। एक अगर हम लोग एक मतलब फिर भी एक एवरेज बोलना चाहे तो 12 मंथ्स होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 12 मंथ से कम या ज्यादा हुआ तो वो सब्सटेंशियल पीरियड नहीं होगा, क्योंकि पहले ही बोल दिया है कि ये फैक्ट्स या सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है। फिर भी क्वेश्चन में हमें 12 मंथ्स अगर बोलता है तो हम लोग उसे सब्सटेंशियल पीरियड मानेंगे, क्योंकि हाउएवर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स मे बी, इसीलिए मे बी नॉट मस्ट बी, मे बी कंसिडर्ड एज द सब्सटेंशियल पीरियड। ठीक है, इसका मतलब किसी एसेट को बनने में 12 मंथ्स या उससे ज्यादा लग रहा है तो वो क्वालिफाइंग एसेट होगा। तो क्या उससे कम लगने से नहीं होगा, तो भी हो सकता है, क्योंकि हर एक केसेस का फैक्ट सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, लेकिन ये एक इन जनरल टर्म है कि 12 मंथ्स होने से होगा। अब ये देखो सब्सटेंशियल पीरियड का एक हमें जो है ओवरव्यू मिला कि सब्सटेंशियल पीरियड मतलब कितना पीरियड को बोला जा रहा है। अब इसका मतलब अगर कोई एसेट को जैसा हम लोग चाहते हैं वैसा यूज करने के लिए 12 मंथ्स या उससे ज्यादा का टाइम लग रहा है, हम लोग जैसा चाहते हैं वैसा यूज करने के लिए या सेल करने के लिए, तो वैसे एसेट को हम लोग क्वालिफाइंग एसेट बोलेंगे। ठीक है, अब कौन सा ऐसा एसेट है जो 12 महीने या उससे ज्यादा टाइम लग सकता है बनने का, उसका कुछ एग्जांपल्स देखो। फॉलोइंग एसेट्स टेकन ग्रेटर देन 12 months to get ready to use, to get ready to use। कैसा कैसा एसेट है देखो, पहला assets that are considered for own use of enterprise, like manufacturing plant, power generation, facilities, एटसेट्रा। ठीक है, और एक लिख लो, उसके बाद ही समझा देते हैं। इन्वेंट्रीज where time is major factor to bring change in their condition। एग्जाम्पल के तौर पे टिम्बर, लीकर, लीकर मतलब लाइक वाइन्स, अल्कोहल को हाँ अल्कोहल को लीकर बोला जाता हाँ हाँ, यहाँ पर वाइन्स का एग्जाम्पल लिया है मैंने, बताते हैं क्यों लिया है। देखो
हाँ एल्कोहलिक है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर बोल रहा है कि ये 2 पॉइंट देखो, हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि कौन कौन सा एसेट है जो कि हमारा सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले सकता है बनने के लिए। बोल रहा है एसेट दैट आर कंसिडर्ड फॉर ओन यूज ऑफ एंटरप्राइज। एंटरप्राइज अपने ही जगह पे यूज करने के लिए ऐसा कोई एसेट, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मतलब कंपनी में लगा हुआ प्लांट, ठीक है, वो कंपनी खुद ही बनवा रही है, मतलब प्लांट लगवा रही है, ठीक है। पावर जनरेशन फैसिलिटीज, मतलब अपने ही एंटरप्राइज के अंदर पावर जनरेशन, मतलब बाहर से पावर नहीं लेती है, पावर जनरेशन प्लांट लगवा लिया है, ठीक है, फैक्ट्री चलाने के लिए फैक्ट्री लगवा लिया है। तो ये सब जो है क्वालिफाइंग एसेट होगा, क्योंकि ये सब को बनने के लिए मोर देन 12 मंथ्स लग सकता है, यानी कि सब्सटेंशियल पीरियड लग सकता है, तभी जाके कंपनी उसे अपने हिसाब से यूज कर सकती है। इसको बोला जाता है क्वालिफाइंग एसेट। अच्छा, इसके बाद और क्या हो सकता है? अगर ऐसा कोई स्टॉक है, इन्वेंट्रीज, ठीक है, जहां पर टाइम एक मेजर फैक्टर होता है बीइंग चेंज इन देयर कंडीशन। जैसे मान लो पेड़ से जो भी, मतलब जो पेड़ काटा जाता है जिससे हम लोग फर्नीचर वगैरह बनाते हैं ना, वो एक दिन में नहीं बन सकता है। वो पेड़ का जो लकड़ी है उसको उस सिचुएशन में लाना पड़ेगा, वो सूखेगा, उसको फिर कटवाना पड़ता है, तो उसका अलग जो है मशीन रहता है जहां पर लकड़ी को पूरा एकदम सेफ देके काटना पड़ता है। फिर उसका यूज होता है फर्नीचर बनवाने के लिए, या फिर बिल्डिंग बनता है तो वहां पर भी लकड़ी का जरूरत होता है ना, जब छत ढलाई वगैरह होता है तो वहां भी तो लकड़ी का जरूरत होता है। तो ये जो टिम्बर, टिम्बर मतलब क्या, पेड़ थोड़ी ना है, हाँ पेड़ ही है, लेकिन उसको एक शेप दिया जाता है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो हम लोग उसको एज ए टिम्बर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टिम्बर, इसमें भी एक सब्सटेंशियल टाइम लगता है, जो पेड़ हम लोग काट लेते हैं उसको टिम्बर में कन्वर्ट करने के लिए। लीकर, वाइन्स, ठीक है, लीकर जैसे कि वाइन्स, वाइन्स बनने में भी टाइम लगता है, ठीक है, तो इसमें भी एक जो है सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये कुछ एग्जांपल्स मैंने दे दिया कि फिक्स्ड एसेट भी हम लोग का सब्सटेंशियल टाइम ले सकता है, कुछ इन्वेंट्रीज भी हम लोग का सब्सटेंशियल टाइम ले सकता है, ठीक है। अब एक्सक्लूजन पढ़ेंगे कि क्या क्या। हाँ बोलो। मैम इन्वेंट्री जैसे टिम्बर और लिकर फॉर वाइन, जिसका ये कंपनी है या जो उसके ऊपर डील करता है, वो लोग के लिए क्वालिफाइंग एसेट हो गया। पर उसके अलावा जो इन्वेंट्रीज होगा वो सब तो क्वालिफाइंग एसेट नहीं होगा। उसके अलावा नहीं, जो जिसको बनने में एक सब्सटेंशियल पीरियड लगता है, यानी कि अगर 12 मंथ से ज्यादा लगता है तो ही वो सब्सटेंशियल। देखो हर एक चीज का स्टॉक बनने में इतना टाइम थोड़ी ना लगता है। अगर किसी को मान लो कोई बिस्किट बेचता है तो उसको बनाने में 12 मंथ से ज्यादा लगेगा? नहीं, तो वो नो उसका जो मैम, नो स्टॉक मैम। है वो नहीं होगा, है ना। जिसमें एक सब्सटेंशियल टाइम लगेगा, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम लगता है, जैसा इनको यूज करना है वैसे, ठीक है। अगर हमें टिम्बर का यूज करना है तो हमें काफी टाइम वेट करना पड़ेगा, ठीक है। लकड़ी, पेड़ काटने के बाद वो सूखेगा, फिर उसे कटवाना पड़ता है, ये टाइम टेकिंग मैटर हो जाता है। लेकिन बाकी सब, हर एक स्टॉक का टाइम टेकिंग मैटर नहीं होगा। तो ये सब जो है, ये इन लोग का क्या हो जाएगा, क्वालिफाइंग एसेट हो जाएगा। लेकिन बाकी चीज नहीं होगा, जिसमें सब्सटेंशियल टाइम नहीं लगेगा वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं होगा, ठीक है। यस मैम, क्लियर। अच्छा, एक्सक्लूजन देखो, एक्सक्लूजन क्या है? एसेट्स दैट आर रेडी फॉर intended use when acquired are not qualifying asset। अब इसका मतलब क्या होता है? बोल रहा है कि हम लोगों ने एक एसेट खरीद लिया, ठीक है, जो कि रेडी टू यूज है, मतलब हमें वेट नहीं करना पड़ेगा उसका रेडी होने के लिए। बोल रहा है एसेट दैट आर रेडी फॉर इंटेंडेड यूज व्हेन एक्वायर, मतलब जब हम लोगों ने परचेज कर लिया उसके बाद से हम लोग जैसा चाहते हैं वैसा यूज कर सकते हैं। ऐसा एसेट को क्वालिफाइंग एसेट नहीं बोला जा सकता है। क्वालिफाइंग एसेट का मतलब वही एसेट होता है जिसको बनने में टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा वो फैक्ट्स या सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है, लेकिन हमें एक जनरल जो है पॉइंट दिया गया है, दैट इज 12 मंथ
मंथ्स या उससे ज्यादा का होने से नॉर्मली हम लोग सब्सटेंशियल पीरियड मानते हुए उसे क्वालिफाइंग एसेट मानेंगे, ठीक है। अब 12 मंथ्स कोई फिक्स डेटा नहीं है, ये हम बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। फिर भी यहाँ पर बोल रहा है कि एक्सक्लूजन क्या बोला है, एक्सक्लूजन बोल रहा है कि अगर मैंने कोई एसेट ले लिया जिसको हम जैसे ही लेते हैं वैसे यूज कर सकते हैं, यूज करने के लिए वो केपेबल है, तो वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सिंपल से बात है, क्वालिफाइंग एसेट तो मैं बोल ही रहा है, वो ऐसा एसेट है जिसको क्या बोल रहा है, जिसको टाइम लगता है, एक सब्सटेंशियल टाइम लगता है उस कंडीशन में बनने में, जिस कंडीशन में इसको हम लोग यूज करना चाहते हैं या फिर बनने के बाद बेचना चाहते हैं। जैसे जो वाइन बना के बेचते हैं, ठीक है, जो टिम्बर बना के बेचते हैं, तो उनका वो टिम्बर बनेगा तभी वो बेच पाएंगे, वाइन्स बनेगा तभी वो बेच पाएंगे, जिसके लिए एक टाइम लग जाता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अगर टाइम नहीं लगता, मतलब लेते साथ यूज कर पाते हो, तो वो एक्सक्लूडेड है, वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं मानेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहां पर, ठीक है, चलो हम लोग को एक ओवरव्यू तो मिल गया। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, देखो एक एग्जांपल करते हैं कि बोरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगा। देखो एक एग्जांपल। मैम 5 नंबर पॉइंट একটু দেখাবেন? हार्ड नंबर, हार्ड बोलते हैं एटा, না না, আগের পেজের তাহলে আগের পেজ, আগের পেজটা এটা, এর আগের পেজ। এর আগের পেজ। হ্যাঁ হ্যাঁ, হয়ে গেছে। अच्छा अच्छा, अब हम लोग एक एग्जांपल करते हैं जिसमें तुम लोग मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि बोरिंग कॉस्ट कितना होगा, ठीक है। हम लिखवाते हैं, ठीक है। ए लिमिटेड इज रेजिंग फाइनेंस थ्रू बैंक लोन, बैंक लोन, बी डिवेंचर, ठीक है। ए लिमिटेड एक कंपनी है, वो दो तरीके से अपना फाइनेंस कर रही है, उन्होंने बैंक लोन भी लिया है और डिवेंचर भी इशू किया है। अब यहां पर लिखते हैं ड्यूरिंग द ईयर ए लिमिटेड पेड ₹1 लाख टू सीए, मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को पे किया है, फॉर अरेंजिंग फाइनेंस, मतलब एंसिलरी कॉस्ट हो गया है ना, कि उनको पता होता है कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से बैंक एक्सेप्ट करेगा, किस तरीके से प्रेजेंटेशन, क्योंकि अकाउंट्स तो एक टेक्निक है ना, हर कोई को थोड़ी ना पता होता है। तो उसके लिए उन्होंने एक सीए को हायर करके अपना 1 लाख रुपीज पे करवाया है, ठीक है, पे किया है, जो काम उन्होंने करके दिया उसके बदले। लोन वाज अरेंज्ड ऑन फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, on first day of the year 1415 for ₹50 lakh at the rate of 13% per annum. A limited took credit of loan on 1/5/14 full stop. Till then bank charged charged 2% charges as commitment charges, as commitment charges. A limited issue 15% debenture for ₹25 lakh at the rate of 10% discount on
1 September 2014. Discount was written off over 36 months. Calculate borrowing cost. Calculate BC लिख दिया मैंने, बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करके तुम लोग को बताना है, ठीक है। अच्छा देखो कैसे करके हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, हम एक बार क्वेश्चन पढ़ के बता देते हैं। बोल रहा है कि ए लिमिटेड एक कंपनी है जिसको पैसे का जरूरत था, तो उसने बैंक से लोन भी ले लिया है, डिवेंचर भी इशू कर दिया। अब पहले लोन का डिटेल्स बताए कि कब लोन दिया। बोल रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर ए लिमिटेड पेड 1 लाख टू ए सीए फॉर अरेंजिंग फाइनेंस, मतलब बैंक में जो प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करना था उसके लिए उन्होंने एक सीए को हायर किया जिनको 1 लाख रुपीज दिया। तो क्या ये मेरा बोरिंग कॉस्ट का पार्ट होगा? बोलो, ये फीस पेड टू सीए, क्या ये मेरा बोरिंग कॉस्ट का पार्ट होगा? Yes, ma'am. As an ancillary. हाँ, as an ancillary cost. Loan was arranged on first day of the year 14-15. 14-15 का first day of the year में इनका जो है लोन का अरेंजमेंट हो रहा है 50 लाख का एट द रेट ऑफ 13% पर एनम, मतलब इंटरेस्ट। बैंक ने बोला है 50 लाख का लोन सैंक्शन कर देंगे, इंटरेस्ट लगेगा ईयरली 13%। ए लिमिटेड टू क्रेडिट ऑफ लोन ऑन 1/5/2014। बैंक ने सैंक्शन कर दिया था 2014 का फर्स्ट डे को, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने मई को ये लोन लिया, ठीक है। तो इसी ये जो टाइम पीरियड हो रहा है इसमें बैंक का तो लॉस हो सकता है ना। मतलब देखो हम ये बता रहे हैं, यहाँ पर एक बार तुम लोग को ड्रॉ करके दिखा रहे क्या हो रहा है, देखो तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर पहले हम लोगों ने एक सीए को हायर किया, ठीक है, उनको पे किया है 1 लाख, ठीक है, उनका सर्विस चार्जेस। उसके बाद हम लोगों को लोन मिल गया, हम लोगों ने वो प्रोजेक्टेड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो लेके बैंक में गए, बैंक वाला बोला ठीक है आपको लोन मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 50 लाख का मिल जाएगा 13% पर एनम बेसिस पे, ठीक है। और इन्होंने भी बोला हाँ ठीक है। अब ये पूरा इंसिडेंट कब हो रहा है पता है? ये लोन अरेंज कब हो गया? फर्स्ट डे ऑफ द ईयर 14-15 मतलब अप्रैल टू मार्च वाला, यानी 1 अप्रैल, ठीक है। और 2014 को ये बात हुआ, इन्होंने ले जाके प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट दिखाया, बैंक वालों ने हाँ करके 50 लाख का लोन दे दिया। लेकिन इन्होंने लोन लिया कब? लोन जो है वो लिया कब, मतलब पेपर कब सैंक्शन, मतलब सैंक्शन तो बैंक ने कर दिया था, इन्होंने एक्सेप्ट कब किया, अपने अकाउंट में क्रेडिट कब किया? मतलब बैंक तो बोल दिया हाँ हम लोन दे देंगे, अब जाके मुझे बोलना पड़ेगा ना हाँ मुझे लोन दीजिए, तब जाके आगे का प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि बैंक बोल दिया तो बैंक दे देगा, हमें जाके प्रोसीड करना पड़ेगा। हम बैंक लोन लेने के लिए रेडी है, मुझे कब आना पड़ेगा? तो बैंक एक दिन बताएगा कि आप इस दिन आइए, ये डॉक्यूमेंट लेके आइए। फिर हम लोगों से अलग अलग फॉर्म्स वगैरह रहता है, अलग लोन के लिए अलग फॉर्म रहता है, होम लोन के लिए अलग होता है, बिजनेस लोन के लिए अलग होता है, एडुकेशन, वो सब फिलअप करना पड़ेगा। जो भी कैलकुलेशन होता है हमारा बैंक अकाउंट को जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, कि इस अकाउंट से हम लोग लोन पे करेंगे, कितने तारीख को पे किया जाएगा, सारी चीज सारे डॉक्यूमेंट साइन होते हैं, उसके बाद लोन का इंटरेस्ट चालू होता है, ठीक है। मतलब लोन मिलने से उसके बाद साइन वगैरह होगा तब ना लोन का पेमेंट शुरू होगा, मतलब लोन हमारे अकाउंट में पैसा आएगा और हमें ईएमआई भरते जाना पड़ेगा। तो ऐसा प्रोसेस होता है। तो इन्होंने वो प्रोसेस 1 मई 2014 को एग्जीक्यूट किया, ठीक है, 1 मई 2014 को एग्जीक्यूट किया। तो बीच में कितना टाइम रह गया? 1 मंथ, ठीक है, अप्रैल से मई, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने लोन अपने अकाउंट में क्रेडिट करवाया, लेकिन बात तो पहले ही हो गया था। अब इन्होंने जो 1 मंथ टाइम ले लिया, इसके लिए बैंक इनसे क्या चार्ज करेगा? कमिटमेंट चार्जेस। ये देखो टिल देन बैंक चार्ज 2% चार्ज ऑन कमिटमेंट चार्जेस, ठीक है। तो बैंक ने कमिटमेंट चार्जेस लिया, क्यों? क्योंकि इन्होंने बोल दिया था हम लोन लेंगे, बैंक ने सारी चीजों को हाँ कर दिया। अब यहाँ पर लग जाएगा 2% कमिटमेंट चार्जेस, क्यों? क्योंकि इन्होंने डिले किया। अगर ये डिले नहीं करते, इसी दिन ले लेते, तो कमिटमेंट चार्जेस नहीं लगता है, ठीक है। तो ये कमिटमेंट चार्जेस लग जाएगा। अच्छा, अब ये भी हमारा जो है पार्ट ऑफ कॉस्ट होगा, बोरिंग कॉस्ट। ए लिमिटेड इशू 15% डिवेंचर फॉर 25 लाख, 10% डिस्काउंट ऑन 1/9/2014। अच्छा, अब 1/9/2014 में इन्होंने इशू किया है डिवेंचर, इशू किया है डिवेंचर 15%
15% 25 लाख का, और इंटरेस्ट इंटरेस्ट तो 15% है, डिस्काउंटेड में किया है, डिस्काउंट है हम लोग का 10%, ठीक है। अच्छा, और ये डिस्काउंट को कैसे राइट ऑफ करने के लिए बोला है, यहाँ पर बोला है डिस्काउंट वाज रिटन ऑफ ओवर 36 मंथ्स, 36 मंथ्स के अंदर इस डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है, 36 मंथ्स में राइट ऑफ करना है डिस्काउंट को, ठीक है। अच्छा, और हम लोग को बोला है कि बोलो बोरिंग कॉस्ट क्या होगा, तो ये कमिटमेंट चार्जेस बोरिंग कॉस्ट होगा, सीए को दिया गया फीस बोरिंग कॉस्ट का पार्ट होगा, ये जो डिस्काउंट में डिवेंचर इशू हुआ है उससे उसका जो जितना राइट ऑफ होगा वो भी मेरा क्या हो जाएगा, बोरिंग कॉस्ट का पार्ट होगा, और जो लोन का इंटरेस्ट लगेगा, लोन यहां से हम लोगों ने लिया तो यहां से जो लोन का इंटरेस्ट लगेगा ये भी मेरा बोरिंग कॉस्ट का पार्ट होगा, ठीक है। यही सब तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा इतना बार, ये वाला हम लोग का बोरिंग कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो लोन यहाँ लिए हैं, ईयर मेरा कब खत्म होता है, 31 मार्च 15 को, तो 1 मई से 31 मार्च 15 कितना दिन होगा, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 11 मंथ्स, 11 मंथ्स का इंटरेस्ट देंगे इस फाइनेंशियल ईयर को। और डिवेंचर का कितना दिन का हो जाएगा, डिवेंचर का हो जाएगा सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 7 मंथ्स का हो जाएगा, ठीक है। ये सब हमें कैलकुलेट करके बताना है। तो डिवेंचर को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, लोन बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सीए को उसका फीस देना पड़ेगा, कमिटमेंट चार्जेस, ये 4 तो मेरा बोरिंग कॉस्ट होगा ही होगा, साथ ही साथ इस डिस्काउंट को राइट ऑफ करने का जो कॉस्ट है वो भी मेरा जो है पार्ट ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है, मतलब बोरिंग कॉस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख के दिखाते कैसे सोल्यूशन होगा, देखो, कैलकुलेशन ऑफ borrowing cost, fees paid to CA 1 लाख, जितना है उतना ही लिख देंगे। अच्छा, उसके बाद कमिटमेंट चार्जेस, लोन रिलेटेड चार्जेस, दैट इज कमिटमेंट चार्जेस। अच्छा, कितना होगा, कमिटमेंट चार्जेस बैंक ने बोल दिया था, आप जितना डिले करेंगे उस पे आपको 2% देना पड़ेगा, लोन अमाउंट पे होता है, ठीक है। 50 लाख इंटू 2%, और इन्होंने 1 मंथ डिले किया पूरा बात कंप्लीट होने के बाद, इसीलिए उनको उतने दिन का देना पड़ेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कितना होता है, 50 लाख इंटू 2% इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12। अच्छा, कितना आ रहा है, अच्छा इंटू कर लेते 1 लाख, 8333, 8333 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ऐड करेंगे इंटरेस्ट कॉस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट कॉस्ट कितना होगा, ये देखो लोन ले लिया, लोन लेते ही इंटरेस्ट चालू हो गया, पूरे 11 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। तो लोन कितने का लिया है, 50 लाख का। अच्छा, 11 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा, और लोन का इंटरेस्ट कितना है, लोन का इंटरेस्ट बोला था यहाँ पर 13% पर एनम, तो इंटू 13%, 50 लाख इंटू 13% इंटू 11 डिवाइडेड बाई 12। अच्छा, ये भी कुछ अजीब सा फिगर है, ठीक है कोई बात नहीं, ये हो गया हम लोग का 5,95,833, 5,95,000, 5,95,833 हो गया इंटरेस्ट चार्जेस। अच्छा, इसके बाद डिवेंचर इशू किया, उसके लिए 7 मंथ्स का इंटरेस्ट और देंगे, डिवेंचर इंटरेस्ट कितने का डिवेंचर इशू हुआ है, 25 लाख, इंटरेस्ट रेट है 15%, 25 लाख इंटू 15%, और ये 7 मंथ्स था इस फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। इसके बाद तो इंटरेस्ट वगैरह चालू रहेगा ही, लेकिन यहाँ पर हम लोगों का ये वाला कॉस्ट ऐड होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 इंटू 15% इंटू 7 डिवाइडेड बाई 12, 2.187, मतलब 2,18,750 होगा अगर हम लोग इंटू 1 लाख कर लेते हैं। और फिफ्थ हो जाएगा डिस्काउंट रिटर्न ऑफ, ये भी हम लोग का बोरिंग कॉस्ट का पार्ट है।
कितना हो जाएगा, 25 लाख का लोन है, ठीक है। अच्छा, डिस्काउंट कितना है वो तो पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। 25 लाख पे 10% डिस्काउंट है, तो 25 लाख इंटू 10%, यानी डिस्काउंट का वैल्यू 2.5 लाख, 2.5 लाख 2.5 लाख इंटू 7, ये देखो ऐसे होगा। पहले डिस्काउंट का अमाउंट निकालना पड़ेगा, डिस्काउंट राइट ऑफ करेंगे ना, तो डिस्काउंट का अमाउंट कितना है, 25 लाख पे हम लोग का 10% डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट का अमाउंट हो गया, इनटू ये जो 2.5 का मतलब कितना हो गया, 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2,50,000 का डिस्काउंट हमें राइट ऑफ करना है 36 मंथ्स पे, तो पर ईयर कितना करके होगा, ये वाला वैल्यू 6 लाख, यहाँ पर आ रहा है 6,94,6,944, ये पर ईयर होगा, लेकिन हमें इस साल 7 मंथ्स का ही राइट ऑफ करने को मिलेगा, यानी इंटू 7 करके देखते हैं कितना आता है, 48,611। मतलब क्या करेंगे, ये हो गया टोटल डिस्काउंट, ये करने से डिवाइडेड बाय 36 करेंगे तो पर ईयर का डिस्काउंट, इंटू 7 करेंगे तो इस फाइनेंशियल ईयर में कितने का राइट ऑफ करने को मिलेगा वो पता चल जाएगा। ये अमाउंट निकल के आया 48,611, 48,611 ये हम लोग का हो गया डिस्काउंट राइट ऑफ। अब ये सब टोटल करने से निकल के आएगा बोरिंग कॉस्ट। अब देखते हैं कितना हो रहा है, ये वाला वैल्यू तो है ही है, ठीक है। अब ऐड कर लेते हैं इसके ऊपर, 2,18,750 प्लस 5,95,833 प्लस 833 ऐसे हो गया प्लस 1 लाख। अच्छा, ये हो रहा है 9,71,527, 5 लाख 9 लाख 971,527, 971,527 ये हम लोग का क्या आ गया, हम इधर लिख रहे हैं बोरिंग कॉस्ट, मेरा उधर जगह नहीं है, तुम लोग इधर ही लिखोगे, ठीक है, बोरिंग कॉस्ट, ठीक है। सिंपल, बस ऐसे करके अगर हमें क्वेश्चन दे दे तो हम लोग इस तरीके से बोरिंग कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हम लोग का बोरिंग कॉस्ट हो जाएगा। ये तो देखो हम लोगों ने जो पढ़ा उसके ऊपर क्वेश्चन देख लिया। अब इस पे क्या होता है ना, हमें मेनली क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन थोड़ा कम ही देता है, फिर भी मैंने इतना सारा बोरिंग कॉस्ट के बारे में बताया तो मैंने बोल दिया कि कैसे करके अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता है। इस पे जो पॉपुलर क्वेश्चन होता है वो मेनली होता है, वो क्वालिफाइंग एसेट बता दिया है, फिर कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा, इस तरीके का क्वेश्चन होता है, ठीक है। कैसे करके हम लोग उसको जो है कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद कैसे करके हम लोग उसको बोरिंग कॉस्ट का पार्ट करेंगे, ये सब ज्यादा आता है, तो वो हमें अलग से सीखना पड़ेगा, ठीक है। ये तो आसान था, जैसा हमें बोला है उसके हिसाब से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन अगर तुम लोग देखोगे इस तरीके का क्वेश्चन कम होता है, हमें नॉर्मली वो बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने बोलता है इंटरेस्ट के बेसिस पे, ये ऐसा बोलता है, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, तुम लोग अच्छा कोशिश कैसे करोगे जब तक हम सिखाएंगे नहीं, ठीक है, छोड़ो, और कुछ क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं आज, इतना ही करते हैं बोरिंग कॉस्ट का जो हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका बाकी पॉइंट स्टार्ट करेंगे, और एज 12 हम लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। मैम एटलीस्ट एक क्वेश्चन दीजिए होमवर्क में। हाँ बोलो।